लेट अस स्टार्ट डायरेक्टली आफ्टर लॉन्ग टाइम। हाँ, क्या किया? 2-3 महीना हो गया। कैसा चल रहा है तैयारी? चल रहा है बस, दिन कट रहे। काफी बार ऐसा हो जाता है क्योंकि क्या, बहुत टाइम से डोज वोज मिला नहीं है तो भटक जाते। तो मैं सोचा कि ठीक है, चलो एक सेशन लेट मी सेट। काफी लोगों के क्वेरीज भी थे, सर क्या करेंगे लास्ट वीक में, कैसे पढ़ेंगे। हाउ मेनी डेज वी हैव? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑडिबल? हाँ, we have 8 days, right? Yes, sir. Audible. So we are here to decide a strategy for 8 days. सर 8 महीने में नहीं किया है तो अभी 8 दिन में क्या ही कर लेंगे। Let's see, there is lot more thing which you can do right now. Just you require a clear path, because मैं अभी का mental status आपका मैं समझ सकता हूँ। There can be many thought processes going on. सबसे पहला सिम्टम तो ये होता है कि लॉ में फर्स्ट चैप्टर चालू किया, सेकंड पे आए, थर्ड पे आए, फिर याद करने बैठे, फर्स्ट का तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, बराबर है। तो वापस है फर्स्ट पे आ गए, फिर टेंशन आता है कि यार इतना सारा लॉ मैं कब खत्म करूंगा। अभी तक तो मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे हूँ, 3-4 दिन हो गया, बराबर है। कंपनी लॉ भी खत्म करना है, ये भी खत्म करना है। अकाउंट्स पे आए तो अकाउंट्स पे फिर ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, अकाउंट्स तो थोड़ा बहुत आता है, बट क्यूए का क्या? क्यूए तो गए काम से, तो क्यूए पे आ गए, 4-5 एमसीक्यू की, मगज खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया। तो चलो भाई, सबसे इजी बीसी के है तो उसको ही ले लेते, बराबर है। तो बीसी के ये तो सब आता है, बहुत सारा बाकी है, वापस है बैक टू जीरो लॉ। So that kind of circular reference will go on, and believe me, again my first day words, repeating it on the last day of our CA foundation batch, that the syllabus of chartered accountancy is a never ending syllabus. तो डो नॉट फील प्रेशर कि 11th-12th के जैसे अगर ये आपका सिलेबस खत्म नहीं होता है ना, तो प्लीज डोंट फील प्रेशर कि मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ। ओके, बट उतना कंफर्म करो कि जितना किया है उतना परफेक्ट किया है। इफ यू आउट ऑफ 10 चैप्टर्स, इफ यू हैव कंप्लीटेड 6 चैप्टर्स फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो 6 चैप्टर्स वैसे किए हैं जिससे आपके more than 50% आने चाहिए। This is the only goal we have to keep, that we want to score more than 50%. Okay. Now in today's session, I would be going through for those students who have completed everything and now they are thinking ये 8 दिन में क्या करना है, बराबर है। नंबर 1। स्टेटस नंबर 2 कि ये 8 दिन में सर ऐसा कुछ रामबाण बताइए कि जिससे हम क्लियर हो जाए। दोनों को मैं जस्टिस दे दूंगा। हाँ, फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, 60-70% सिलेबस खत्म है एंड स्टिल 7 days आर लेफ्ट। मुझे ऐसा फील इसलिए हुआ ना, बिकॉज क्यूए अटेंडेंस वाज अराउंड 50-55 फर्स्ट टेस्ट, मींस इको बीसी के 50-55, फिर क्यूए में अराउंड 40-45, लॉ मुश्किल से 25-30, एंड अकाउंट्स और कम 22-23। So the only reason behind it is you are afraid of writing practice, और कुछ नहीं, आपको सब कुछ आता है। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर मेमोरी, इतना भी खराब नहीं है। बचपन से लेके आज तक 22 साल तक, 21 साल तक आपको इसी ने संभाला है, आपकी मेमोरी ने। फाइन, सो यू हैव टू ट्रस्ट योर मेमोरी। बट
memory needs to get sharpened. Okay, we have to sharp our memory at regular interval. We have to take its test at regular time. Okay, तब जाके आपको सही टाइम पे वो याद दिलवाएगी. बाकी तो फिर ऐसा होता है ना, झगड़ा हो गया, अब वो टाइम पे कुछ नहीं बोल पाए, घर पे जाके इतना सारा हेलुसिनेशन होता है कि ये होता तो मैं ऐसा बोल देता, ये होता तो मैं ऐसा बोल देता, इसका जवाब तो मैं ऐसे दे देता, इसको तो मैं ऐसा बोल देता. अब नेक्स्ट टाइम मिलने दे, पूरा लिस्ट रेडी है, फिर नेक्स्ट टाइम मिले सब वापस भूल गए. फाइन. तो ऐसा क्यों होता है? पढ़ाई में भी ऐसा ही होगा. इफ यू स्टार्ट राइटिंग लॉ, नथिंग विल कम इनटू योर माइंड. इफ यू स्टार्ट राइटिंग अकाउंट्स, नथिंग विल कम टू योर माइंड. बट एमसीक्यू में तो हमको क्या आंसर है अपने पास, जय माता दी. तो 3 और 4 में स्टूडेंट्स इतना प्रेशर फील नहीं करते, 1 और 2 में करते. फाइन. सो लेट अस हैव सम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर दिस 8 days की हाउ टू ओवरकम दोस थिंग्स. ओके, सो द मेन थिंग इज यू नीड नॉट मोर टाइम, बट जितना है उस पर फोकस करो. If you have 8 days, focus on those 8 days. If you had 2 months, you should have focused on 2 months. If you have 6 months, you should have focused on 6 months. And if you have 1 day, then focus on that 1 day. Okay. You are commerce student, तो आप उतना तो उसमें से निकालना आपको आना ही चाहिए. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, दैट आउट ऑफ दैट 13 hours a day का जो मैंने आपको पूरा स्टडी प्लान बताया था, दैट यू शुड हैव take optimum benefit of that 13 hours a day. Fine. जो गया उसको भी भूल जाओ. आपने बेनिफिट लिया, आपने मेरे स्टडी प्लान के हिसाब से पढ़ाई किया नहीं किया, एवरीथिंग इज नाउ स्क्रैप. यू कैनॉट ब्रिंग दोस hours back. Now focus on these 8 days. Okay, you have only 8 days to go. 31st को आपका एग्जाम. जब लोग फटाके फोड़ेंगे तब आप वहां पे फटाके फोड़ने वाले हैं. जब लोग पार्टी करेंगे तब आपका पार्टी वहां पे चलने वाला है. ओके, सो फॉर दैट यू स्टिल रिक्वायर दैट कमिटमेंट व्हिच आई एम आस्किंग सिंस डे 1. ओके, अभी भी अगर आपने कमिटमेंट टुवर्ड्स योर गोल नहीं रखा है, देन अगेन दिस 8 days यू हैव टू गिव फुल कमिटमेंट, फुल क्या कहते हैं, फुल योर कंसंट्रेशन रिलीजियसली टू दिस सीए फाउंडेशन. ओके, मैंने बीच में ग्रुप में एक मैसेज भी भेजा था कि अगर आपको इतना सारा वापस से ज्यादा पढ़ना है तो इसके बारे में भी नहीं सोचेंगे तो चलेगा, है ना. ऐसा कुछ मैंने मैसेज भेजा था. बट आई होप यू डोंट वांट दोस 1.5 times the extra syllabus. You don't want to study again. Okay, hence you have to use these 8 days. Okay, and the thing, the willpower. The willpower means never be at a level which will bring you low. Have confidence in yourself. कभी भी कुछ भी हो जाता है, confidence in yourself. कि सीए स्टडीज रॉकेट साइंस नहीं है कि हमको स्पेस में जाके कुछ करने का है. इट इज नॉर्मल 12th स्टैंडर्ड स्टडीज विच वी आर गोइंग 2 levels अप. ओके, बिकॉज आप कितना भी प्रिपरेशन कर लो, बिलीव मी, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं वापस आपको अलर्ट करता हूं, आप कितना भी प्रिपरेशन कर लो सीए में, पहले तो सिलेबस खत्म नहीं होगा, कभी भी नहीं होता है. 6 अटेम्प्ट के बाद भी फाउंडेशन का सिलेबस आपका खत्म नहीं होगा. ओके, फाइन. बट द डिटर्मिनेशन, इफ इवन इफ यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम ना, तो भी आपको क्वेश्चन 1 है ना, वो ऐसा परेशान करेगा कि आपका पूरा दिमाग हिल जाएगा वो दिन. बराबर है. दैट क्वेश्चन नंबर 1 विल लिटरली मेक यू थिंक यार, I'm loving it, I should come next. Okay, so don't worry about it. ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं, मैं पहले से ही आपको बता देता हूं
कि बाई चांस ऐसा कुछ आता है तो उसके बारे में ज्यादा सोचने का नहीं. ओके, हाउ टू डिफेंड द पेपर, दैट विल कम ऑन लास्ट बिफोर आई क्लोज द लेक्चर. How to defend each and every paper, but let us now focus on the strategies. So the main say, if you have gone through our law book JKSC material, so I don't know how many of you have read it properly, but उधर भी सबसे पहले यही लिखा था that importance of writing practice. Fine. From the day one, again I have been emphasizing on the writing practice कि आप लिख लिख के तैयारी करो, जितना आता है उतना एक बार लिखो तो आपके दिमाग में वो चीज स्टोर रहेगा. से रीडिंग द नोट्स और द बुक्स 10 times, it is not a replacement for the writing practice. Okay, it is not a kind of, काफी स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं. आई एम जजिंग ऑन द बेस ऑफ लॉ एंड अकाउंट्स अटेंडेंस. ओके, स्टूडेंट्स थिंक कि नहीं सर, पेपर लिखने में जो टाइम वेस्ट करेंगे उससे अच्छा तो हम 10 बार पढ़ लेंगे, हमारा 2 चैप्टर खत्म हो जाएगा. बराबर है, टेस्ट क्यों लेने का, उतना टाइम कौन वेस्ट करेगा 6 घंटा. बट दिस टेस्ट, पहले आप सोचो कि अगर इधर फेल हो जाते हो या कम मार्क्स आते हैं तो क्या मैं आपका एडमिट कार्ड विथहोल्ड करने वाला हूं? क्या मैं आपको फाइनल एग्जाम देने से मना करने वाला हूं? रोक सकता हूं मैं? बराबर है. तो वो फियर को ही पहले तो निकालना था. ओके, जो गया वो पास्ट. अगेन नाउ फोकस ऑन व्हाट विल डू नाउ. सो राइटिंग प्रैक्टिस is a best key to success and it is a hidden key for CA degree. जितना ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस रखेंगे उतना ज्यादा आपको ही पता चलेगा कि कितना लिख सकते. अब सिंपल एक बात सोचो, यू टेस्ट योरसेल्फ. आई होप आप सब लोग का फुल सिलेबस खत्म हो गया. ओके, आई एम टॉकिंग विद ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल. आई होप आप लोग का फुल सिलेबस लॉ का खत्म हो गया. Okay, you know Indian Contract Act, you know Sale of Goods Act, you know Partnership Act, you know Companies Act. तो फिर लिखने में हर्ष क्या है? What is that fear which is stopping you to write? Number 1. Number 2, एक बार टेस्ट तो करो. क्यों करने का टेस्ट? Why you should write the papers? Because think of a situation कि जो आप अभी सोच रहे हो नहीं लिखने की वजह, आई कैन रीड योर माइंड्स. बराबर है, ऑनलाइन भी बैठे तो भी आई कैन रीड देयर माइंड्स कि आप जो नहीं लिखने की वजह जो सोच रहे हैं ना, दैट इज द ओनली रीजन कि आप पूरा पेपर नहीं लिख पाएंगे, मार्क्स कम आएंगे, सर क्या बोलेंगे, सर क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे. बराबर है, दैट इज द रीजन व्हाई यू डोंट टेक टेस्ट. फाइन. बट अब यही चीज कि अगर मैं लिखना स्टार्ट किया और नहीं आया तो, दिमाग में नहीं आया तो, सर वो क्वेश्चन का आंसर है ना सर, फ्रेम ही नहीं होता है. सर हम आंसर को लिख ही नहीं पाते. सर हमारे दिमाग में वो वर्ड्स ही नहीं आते. होता ही नहीं होता वो दिमाग में, सर वो वर्ड्स नहीं आते. सर वो सेंटेंस फॉर्म नहीं हो पाता है लॉ में कि हमको कैसे लिखना है, क्या लिखना है. यस और नो? ट्रूली. बराबर है, खुद से पूछना ये क्वेश्चंस, ये क्यों होता है. बराबर है, चलो क्यों होता है बाद में सोचो. अगर ये सेम चीज आप सेकंड को 31st और सेकंड को एग्जामिनेशन हॉल में बैठे और हुआ तो क्या करेंगे? डू यू हैव एनी सेकंड चांस? दैट इज ओनली आफ्टर 6 months. दैट इज ओनली आफ्टर 6 months एंड यू विल वेस्ट योर 6 months. बट इधर अगर 2 बार लिख लिया होता तो वो गलती का पता चल गया होता, तो अभी वाले जो 8 दिन है ना, उसमें हम वो गलती सुधार सकते. बराबर है, यू वुड कम टू नो कि हाँ कहां पे मेरा गलती हो रहा था. मैं वो कंसिडरेशन का क्वेश्चन आया था, मैं उसको लिखने बैठा के बैठी, बट मुझे इतने पॉइंट्स आगे आया ही नहीं, मेरा ये सेंटेंस फॉर्म ही नहीं हो पा रहा था.
मुझे लिखना तो बहुत कुछ था, प्रोविजन मेरे को सब पता है, रट्टा है सब, सेक्शन नंबर्स, बट सर वो है ना, आंसर फॉर्म ही नहीं हुआ। बराबर है? वो आप सोचो कि ये R&D आप सीधा एग्जामिनेशन हॉल में करने बैठेंगे तो क्या होगा। ओके, समझ में आ रहा है? इधर भी एग्जाम था, इधर कर लेते, फाइन, तो आपको एक जगह मिल जाता 15 दिन का। ओके, अभी भी आप उस चीज को सुधार सकते हैं, फाइन। सो राइटिंग प्रैक्टिस इज अ बेस्ट थिंग, writing practice. Okay, now if I focus on law first, then how many types of questions will be asked in law? Okay, so there can be a theory questions, there can be a theory questions, वो straight forward आएंगे, define an offer and write down essentials of valid offer. So you have to define an offer, बराबर है? सेक्शन नंबर याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता तो नहीं लिखने का। Define an offer and you write down 8 to 9 points which you have discussed. जहां जहां पे केस लॉ है वहां पे केस लॉ को हाईलाइट करते जाओ, बराबर है? And that is my answer, which is finished. It is a straightforward question. These questions are called as what? Straightforward questions. Okay, कि जहां पे आपको इतना सोचना नहीं है, जो रट्टा मारा है उसको सीधा सीधा लिख देना। Okay, the second type of questions which would be coming are case study based questions, practical, the case study based questions. The case study based questions में जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, फर्स्ट पैराग्राफ, इट शुड बी रिलेटेड टू रिलेवेंट केस लॉस। ओके, जैसे लालमन वर्सेस गौरीदत्त में नेफ्यू खो गया था, बराबर है? तो आपको क्वेश्चन ऐसा बना के देंगे कि कुत्ता खो गया, ओके, और ऐसा ऐसा हुआ तो क्या। सो it should immediately click. The above facts given in the question relates to you should understand कि इंस्टीट्यूट आपसे क्या मांग रहा है। इंस्टीट्यूट आपसे ये नहीं मांग रहा है कि गिवन केस में जो कुत्ता खो गया है उसमें वो बंदे को इंसाफ मिलेगा कि नहीं। इंस्टीट्यूट आपसे ये मांग रहा है कि ऐसा कुछ आपने पढ़ा है, वो प्रोविजन का नॉलेज हमको दो, बराबर है? तो कोट करो लालमन वर्सेस गौरीदत्त कि हाँ उसमें ऐसा नेफ्यू खो गया था, बराबर है, और ऐसा ऐसा हुआ था, एंड एज पर द प्रोविजन, ओके, एज पर द प्रोविजन दैट इज एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, दैट ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। समझ में आ रहा है? उसमें ऐसा हुआ था जिसमें गौरीदत्त को पैसा, सॉरी, लालमन को पैसा नहीं मिला था। समझ में आ रहा है? तो वो आपसे इंस्टीट्यूट मांग रहा है कि क्या वो नॉलेज है आपके पास। सो फर्स्ट थिंग जो आपने पढ़ा होगा ना, उसी में से केस लॉ आने वाला है, तो उसी को एक्सप्लेन करना है। इसीलिए मैं सारे केस लॉस बहुत स्टोरी फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करता आया हूं। अब जो सेकंड पैराग्राफ होगा उसमें ऐसा लिखने का, hence as per above discussion in our given question, as per above discussion in our given question, the dog is missing, servant has gone for a hunt, he comes, he brought he finds a dog and he asks for the compensation. Okay, समझ में आया? एंड नाउ प्रोविजन लिखा, उसका अपने कोरिलेट किया, एंड नाउ द फाइनल कंक्लूजन कि एज पर द अबव डिस्कशन जो लालमन वर्सेस गौरीदत्त में हुआ वही इधर भी एप्लीकेबल होगा जजमेंट। हेंस दिस सर्वेंट विल नॉट सक्सीड इन गेटिंग एनी कंपनसेशन। ओके, मींस जो पूछा है लास्ट में जो क्वेश्चन है ना,
वही आपका लास्ट पैराग्राफ हो जाएगा कंक्लूजन का, जो भी पूछा है। विल ही सक्सीड, तो उसी के बेस पे कंक्लूजन आ जाएगा, नो ही विल नॉट सक्सीड बेस्ड ऑन अबाउट डिस्कशन एंड द जजमेंट गिवन इन लालमन वर्सेस गौरीधर। ओके, सो थर्ड पैराग्राफ वुड बी योर कंक्लूजन। कभी भी चालू उधर से नहीं करना कि हाँ यही खूनी है, बराबर है। डोंट एवर गिव योर कंक्लूजन इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ कि हाँ ऐसा होगा कि ऐसा नहीं होगा, समझे इतना? ओके, तो ये ऑलरेडी चीज मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया था, बट आई थॉट कि कहीं ना कहीं वो आपसे मिस आउट हो गया है, तो वापस से वही चीज को मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, इसका मैं प्रेजेंटेशन भी आपको मैं बताता हूं, जो हमारे ही स्टूडेंट्स ने इस तरह से प्रेजेंट किया है और उनको मार्क्स भी मिले हैं। से ये मेन फोकस, presenting your answers in a format enable examiner to understand how much you know, your clarity of thoughts, that is more important. Okay, so what is expected from your answers? Conceptual explanation is expected from your answers, okay, of the topic with all relevant content, and you must quote the case laws, the legal terms like quid pro quo, बराबर है, समझ में आ रहा है? Latin terms for scoring good marks. Okay. And ये एक एनालिसिस हमारे अपने जेकेसी मटेरियल में है, बट डोंट गो विद दिस एनालिसिस ब्लाइंडली कि ये इतने ही मार्क्स का आएगा। आप देखो नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट नवंबर 18 में 8 मार्क का था, फिर सीधा जैन 21 में 31 मार्क्स का है, बीच में पूछा ही नहीं। ओके, सो डोंट गो विद दिस ब्लाइंडली, इट मे चेंज, इंस्टीट्यूट पे भरोसा नहीं करने का, इसीलिए कभी भी ऐसा जुगलबंदी वाला काम नहीं करना कि हाँ ये मई में आया था नवंबर में नहीं आएगा, नवंबर में आया था तो मई में नहीं आएगा। ओके, ये इनका पैटर्न ऐसा दिख रहा है, मई में फिर गैप है, फिर नवंबर नवंबर फिर गैप है, तो वो कोई पैटर्न काम नहीं करता है। ओके, तो ये एक चीज है जो हमारी अपनी स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी ये चीज दिया है। देन सबसे बेस्ट थिंग अपने स्टडी मटेरियल में वो ये है, जो शायद आप लोगों का पता नहीं कि आप लोग ने उस पर फोकस किया कि नहीं, समरी। ओके, इट इज एज गुड एज अ समरी विच इज गिवन इन योर मॉड्यूल एज वेल, बराबर है। हाँ, तो ये उन लोगों की बात है कि जिनका अभी भी सिलेबस बाकी है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी ध्यान देना, जिनका अभी भी सिलेबस बाकी है, व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी नाउ। अगर आपका लॉ सिलेबस फुल्ली खत्म नहीं हुआ है, ओके, एंड स्टिल यू आर फेसिंग डिफिकल्टी, देन right now there is no time to study in detail, in depth, each and everything. okay, समरी पकड़ो, खत्म करो, रट्टा मार लो ये पूरा समरी को। ओके, क्योंकि ये समरी में से काफी कुछ आपको क्लासेस डिस्कशन वगैरह वगैरह सब याद आता जाएगा। ओके, सो दैट इज द नंबर वन थिंग यू शुड नो। एंड दिस समरी एग्जाम के अगले दिन, एग्जाम के एक दिन पहले जो रिवीजन करना है, एग्जाम के एक दिन पहले जो लॉ को रिवाइज करना है, वो सिर्फ और सिर्फ ये समरी ही होना चाहिए और आपके हैंड रिटन नोट्स ही होने चाहिए। गलती से भी पूरा लॉ ओपन करके नहीं बैठ जाना, नहीं तो सोचने में ही रात हो जाएगा, बराबर है, कि कहां से स्टार्ट करें। यू शुड बी वेरी क्लियर, वेरी पर्टिकुलर दैट यू हैव टू कंप्लीट दिस समरी। ये एक बार खत्म हो गया, टाइम है दोबारा पढ़ो, टाइम है और एक बार पढ़ो और एक बार पढ़ो, बराबर है। जितनी भी बार इसको रिवाइज करते जाएंगे, माइंड आपका शार्प होता जाएगा। ओके, सो फोकस ऑन समरी, क्योंकि इसमें सेक्शन नंबर्स के साथ सब दिया है, तो कभी भी पढ़ते हो श्री गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, बराबर है। कोई भी भगवान का नाम लेते हैं तो ओम पहले बोलते हैं, वैसे कभी भी समरी पढ़ेंगे या कभी भी लॉ पढ़ने वाले हैं, सेक्शन नंबर सबसे पहले पढ़ने का, याद रखना नहीं रखना वो अलग बात है। सेक्शन 2D कंसिडरेशन सेज, बराबर है,
समझ में आ रहा है? सेक्शन 25 नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस, तो उस हिसाब से पढ़ना। whenever you read with section numbers। वो पिक्चर, ये अपना फोन तो क्या ही मेगापिक्सल का है, अपनी आंखें 850 मेगापिक्सल की है, तो इमीडिएटली पिक्चर कैच कर लेगा इफ यू रीड विथ सेक्शन नंबर एंड रीड विथ लाउडली। ऐसा नहीं कि 2 घर दूर सुनाई दे, बराबर है, बट यू शुड हियर योर ओन वॉइस। उतना तो आप मरमर करके पढ़ सकते। उसका रीजन, जितना आप कंसंट्रेशन खाली पढ़ने में लगाएंगे, थोड़ा सा बोल बोल के पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, यू वुड बी फुल्ली इन्वॉल्व्ड इन द सब्जेक्ट। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, अगर आप अंडरलाइन कर करके पढ़ेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन में क्या पढ़ने का है, डेफिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बस इतना ही बोल बोल के पढ़ना है, अंडरलाइन कर करके पढ़ना है। अंडरलाइन आपको आंखें का कंसंट्रेशन भटकने नहीं देगा, और बोल बोल के पढ़ेंगे तो दिमाग स्टिक रहेगा। ये 2 चीज है। सो माइंड वर्क्स, हैंड वर्क्स, mouth works, eyes works, and you speak, your ears works. All the senses are involved into what you are doing. Definitely you will have 100% focus। बाकी इसमें से एक चीज भी मिसिंग होगा ना, आप कुछ और थॉट प्रोसेस में चले जाएंगे और फोकस चला जाएगा। ओके, टेक क्विक ब्रेक्स। 30 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, 30 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, 30 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो। बट वो 30 मिनट्स ऐसे पढ़ने का जैसे दुनिया में आजू बाजू कुछ हो नहीं रहा है, बाजू वाले का घर गिर गया भूकंप में तो भी हमको पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे 30 मिनट्स के टाइम में क्या हुआ, बराबर है। फिर वो 5 मिनट के ब्रेक में पूछ के आने का, कुछ मदद है तो बोलना, मैं नहीं आने वाला, वापस से पढ़ो। समझ में आ रहा है? सो दैट इज अ लेवल ऑफ डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन एंड फोकस यू शुड गिव now in these 8 days। ओके, और इसमें समरी में एक अच्छी बात यह है कि आपको जो एक प्रॉब्लम होता है सर, केस लॉस, तो अगर आप लोग ने समरी को एकदम ध्यान से पढ़ा होगा ना, मींस जेकेसी मटेरियल को ध्यान से यूज किया होगा, तो इसमें सारे केस लॉस का 1 पेज 2 पेज में सब नाम है। बस इधर आपको क्या करने का है, इधर आपको शॉर्ट में लिखने का है कि ये किसके रिलेटेड है। ओके, लेट्स से बाल्फर वर्सेस बाल्फर, तो बोले कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, ऐसा लिख दिया, बराबर है। आपके हिसाब से आपको जिससे याद रहता है, एग्जाम के अगले दिन हॉल में जाने से पहले ये 1 पेज को पढ़ लो, आपको सारे केस याद रह जाएंगे। सोने से पहले ये 1 पेज को पढ़ लो, इट इज एज गुड एज योर फॉर्मूला, आपको सारा चीज याद रह जाएगा। आपको सिर्फ केस का नाम याद रखना है, बाकी कंटेंट आपको पता है, स्टोरीज आपने सुना है मेरे मुंह से, बराबर है, तो आपको सारे कंटेंट पता है, बट सिर्फ आपको एक नाम याद रखना है। हाँ, इधर अभी जो अलग अलग नाम वाले केस है ना, उसके पीछे भागना नहीं, क्योंकि वो इतने रेलेवेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में करवाया नहीं है। ओके, जो जो लैंडमार्क है, जो मेजरली पूछे जाते हैं, वही चीज मैंने आपको सिखाया है। तो जितना आपको सिखाया है उसके हिसाब से आप इधर शॉर्ट नोट्स इधर लिख लो, और यही चीज को आपको रिपीट करते जाना है, रिपीट करते जाना है, रिपीट करते जाना है इन दिस 8 डेज लॉ के लिए। इससे आगे अब ये 8 दिनों में और कुछ नहीं करना है, अनलेस एंड अनटिल यू आर टोटली ब्लैंक विथ लॉ। जो मैं मानता हूं, अपने 70 स्टूडेंट में से कोई भी एक स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा हु इज 100% ब्लैंक विद द लॉ। He must have completed at least 70% of the syllabus, बराबर है, कैसे भी करके बाय हुक और क्रुक 70% सिलेबस आपका हो ही गया होगा। ओके, अब बाकी का 30% आप डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो ये 8 दिन वहीं पे खत्म हो जाएंगे। ओके, तो ये एडवाइस उन स्टूडेंट्स के लिए था जिनका अभी भी सिलेबस बाकी है। नाउ डोंट फोकस ऑन कंप्लीटिंग दैट पार्ट, रादर फोकस ऑन sharpening what you have learned। ओके, जितना किया है उतना परफेक्ट करो। ओके, सो ये सारे केस लॉज इधर है, बराबर है, तो ये एक चीज अपनी लॉ के रिलेटेड, हाँ केस लॉज तो है, साथ में लीगल टर्म्स भी है जो हमको याद रखने हैं। ओके,
कि प्रीवी काउंसिल है या तो ये डिफेंडेंट है, प्लेंटिफ है, क्या कहते हैं उसको, जितने भी लैटिन वर्ड्स है वो भी इधर उन्होंने दे दिए हैं. सो इट इज वेरी 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 stuff made easy for you for revising the stuff. Okay, तो ये एक चीज आपको अभी करना है. अभी जिन स्टूडेंट्स का लॉ 100% खत्म हो गया है एंड नाउ दे आर थिंकिंग सर और क्या कर सकते हैं, मेरे पास और भी टाइम है, मैं उन स्टूडेंट्स को बात के लिए बात कर रहा हूं. प्लस जिनका थोड़ा थोड़ा हुआ है उनके लिए भी ये अप्लीकेबल है. ओके, क्या तो अपना जो लॉ का बुक 2 था ना, वो पूरा का पूरा आरटीपी, एमटीपी एंड लास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन था. मैं क्या बोल गया, अपना जो पूरा लॉ का जो बुक 2 है, बुक 2 जो है ना, दैट कवर्स आरटीपी, दैट इज रिवीजन टेस्ट पेपर, एमटीपी दैट इज मॉडल टेस्ट पेपर एंड पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर, पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर. अभी इसके दो तरीके हैं. या तो ये बुक में, अपना जो बुक है ना ये वाला, वो बुक में आपको चैप्टर वाइज पूरा सेग्रीगेट करके दिया है. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं मॉडल टेस्ट पेपर या रिवीजन टेस्ट पेपर निकालता हूं, आई होप आपको ये सब कहां से मिलेगा वो आपको पता है. बीओएस के नॉलेज पोर्टल में जाएंगे ना, तो उसमें आपको इधर सब मिलेगा. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, रिवीजन टेस्ट पेपर है, उसके सजेस्टेड आंसर है. ये सजेस्टेड आंसर किसके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हैं, बराबर है. और इधर ये मॉक टेस्ट पेपर एमटीपी. ओके, ये सारे जो पेपर्स है वो लेट्स से प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है वो इस तरह से है. लेट्स से जून 2003, बराबर है. अब इसमें चैप्टर वाइज बाइफर्केशन नहीं है. इट इज एज गुड एज इंस्टीट्यूट पेपर. मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर है जो चैप्टर वाइज आएगा, बट बाकी सब ऐसा ही रहेगा. अपना ये बुक में क्या किया है, ये बुक में सब कुछ सेग्रीगेट करके दे दिया है चैप्टर वाइज. ओके फाइन, कि भाई नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं. आईसीआई मॉड्यूल नवंबर 18 5 मार्क का पूछा था, रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर. नवंबर 20 आरटीपी में 7 मार्क का पूछा था, एक्सेप्टेंस, बराबर है. तो ये सब चीज एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं. नंबर 1. नंबर 2, इसी के आंसर्स जो है ना वो भी ये बुक में ऑलरेडी प्रिंटेड है, जो इंस्टीट्यूट के ही क्वेश्चन सॉरी सजेस्टेड आंसर्स है. फाइन, तो इसको भी आप आगे के 8 दिन के अंदर यूटिलाइज करेंगे इफ यू फोकस ओनली ऑन दिस बुक which is in a question answer format, and most importantly you should write it. okay, write it का मतलब क्या करने का, देखो जो अभी मैं बोल रहा हूं ना वो रियल में आपको क्लियर होना है, तो ये आप आजमा लो एक बार. कितना है अपने पास प्रीवियस अटेम्प्ट के पेपर्स, काउंट फ्रॉम नवंबर 20, नॉट अर्लियर देन दैट. 1 2 3 4 5 6 7, यो 7 पेपर्स. ओके, स्टिल मई 22 तक आप जाओ, 3 पेपर ये हो गया. सुनो बात को ध्यान से, हाँ, ऑल ये 3 पेपर हो गया. ये क्या है मेरा, ये मेरे प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर है. ओके, अब कहां पे जाने का,
फिर इधर जाने का मॉक टेस्ट पेपर। ओके, मॉक टेस्ट पेपर में इधर नीचे जाएंगे तो ये फाउंडेशन का सीरीज 1 और सीरीज 2 ऐसा दो दो मॉक टेस्ट है। ओके, उसमें भी क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर सब है। इधर चारों पेपर मिलेगा। प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन में क्यूए और इको बीसीके के पेपर नहीं मिलेंगे, बराबर है, क्योंकि एमसीक्यू पेपर्स रिलीज नहीं होते। मॉक टेस्ट पेपर में आपको चारों पेपर मिलेंगे। समझ में आ रहा है? अभी तक अगर आप लोग ने इस चीज को टच नहीं किया है तो मैं आपकी जगह पे होता तो मैं क्या करता। देर आर 8 days, 4 subject, 8 days. I'll keep 2 days per subject. I'll keep 2 days per subject. और मैं सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस रखता। पेपर लो, आंसर भी रखो साथ में, क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर को देख देख के लिखो। समझ में आ रहा है? याद आता है और लिखते हैं तो अलग बात है, बट मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि याद करके लिखो। क्यों? क्योंकि याद नहीं आया ना, यू विल प्रेस अ पैनिक बटन। तो मेरे को कोई याद नहीं रहता है, अरे मेरे को कुछ याद नहीं रहता है, 8 दिन बाकी मेरे को कुछ याद नहीं रहता है, बराबर है, प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या करेंगे? डोंट ट्राई टू टेस्ट योर मेमोरी नाउ, दिस इज नॉट अ टाइम टू टेस्ट योर मेमोरी। क्यों? क्योंकि हमने इसके पहले वो प्रैक्टिस उसको दिया ही नहीं। अभी आप इसको टेस्ट करेंगे तो गाड़ी चलेगा ही नहीं, बराबर है? समझ में आ रहा है? तो डोंट ट्राई दोज स्टंट्स राइट नाउ। बिंदास देख देख के लिखो, जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर्स देख देख के लिखो, क्योंकि आप जब लिखते जाएंगे तो बोल बोल के लिखना। उसका रीजन आपको ये पता चलेगा कि इंस्टीट्यूट ने इसको कैसे फॉर्म किया है आंसर्स, बराबर है। दूसरा, वोकेबलरी आपका स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। आपको राइटिंग में आपको वोकेबलरी के वर्ड्स आपको मिलते जाएंगे कि कैसे कैसे आंसर्स लिखने हैं। समझ में आ रहा है? अकाउंट से तो अकाउंट का सम भी पूरा देख के सॉल्व करो, मैं मना नहीं करता हूं, बट एक दिन में एटलीस्ट 2.5 पेपर लिखो, तो 2 दिन में आप 5 पेपर का टारगेट रखो। गिव योर टारगेट 6 पेपर्स, बराबर है, देख देख के लिखने का। 6 में से 4 या 5 तो अचीव हो ही जाएंगे, वो बहुत है, बराबर है। क्या सोर्स क्या है? प्रीवियस ईयर पेपर्स, रिवीजन टेस्ट पेपर्स एंड मॉक टेस्ट पेपर्स। समझ में आ रहा है? डोंट ट्राई टू टेस्ट योर मेमोरी, मेरे को याद नहीं आया कुछ, पैनिक बटन प्रेस नहीं करना, याद नहीं आएगा। एग्जाम में भी अगले दिन सुबह को 5 बजे आप याद करने बैठेंगे ना, याद नहीं आएगा, लिख के ले लेना। उसका मतलब ये नहीं है कि हम निकम्मे हैं, हमको कुछ आता नहीं है, हमने कुछ पढ़ा नहीं है। याद वो ऑटोमेटिकली आपका जब पेन चालू होगा ना, इधर से रिट्रीवल चालू हो जाएगा, बराबर है। समझ में आ रहा है? ट्रस्ट योर सेल्फ, मैं अभी भी कहता हूं ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके, सो डोंट ट्राई टू टेक दोज बेबी स्टेप्स। चलो टेस्ट करते हैं मेमोरी को कि मैं ये आंसर लिख पाती हूँ कि नहीं, कि ये मैं आंसर लिख पाता हूँ कि नहीं। लिख देखो, देख के लिखो पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर है। बट माई एम इज टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रेजेंट एन आंसर, नंबर 1। वोकेबलरी आपका जो है वो एक्सपैंड होगा, क्योंकि सबसे पहला प्रॉब्लम यह था सर सेंटेंस फॉर्म नहीं होता है, बराबर है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इंस्टीट्यूट आपका इंग्लिश टेस्ट करने के लिए नहीं बैठा है, एक्सेप्ट दोस 40 मार्क्स। वो 40 मार्क्स में इंग्लिश पर्टिकुलर चाहिए, बट बाकी सब में आपका स्पेलिंग मिस्टेक भी होगा तो भी इंस्टीट्यूट संभाल लेगा, आपको फेल नहीं करने वाला है। आप सोचो, गुजराती मीडियम से भी बच्चे आते हैं, हिंदी मीडियम से भी बच्चे आते हैं, और भी काफी वर्नाकुलर मीडियम से बच्चे आते हैं पूरे इंडिया से, जो ये एग्जाम लेते हैं इंग्लिश में। ओके, सो डोंट ट्राई टू प्रेस अगेन अ पैनिक बटन ऑन योर इंग्लिश। समझ में आ रहा है? ओके, वो राइटिंग प्रैक्टिस से सब सॉल्व होगा। सो फर्स्ट थिंग आपको क्या देखने का है, यू हैव टू राइट मिनिमम 5 to 6 पेपर्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। ओके, देख देख के लिखो, बट लिखो। ओके, आपका पूरा बुक फुल हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें से ही आपको पता चलते जाएगा
कि अभी कौन से चैप्टर में क्या क्या बाकी है। ओके, तो अगर टाइम है तो वो पर्टिकुलर चैप्टर ओपन करके फटाफट फटाफट उसको देख लेने का, ये हाँ क्या था, मैंने क्या पढ़ा था इधर, इधर कुछ तो सर ने नोट करवाया था, क्या था, लेट मी चेक। ओके, रादर studying, now it is a time to apply and correct yourself. क्लियर? बट इधर पेपर नहीं दिखाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, घर पे जाके इतना काम खत्म करो। ओके, ये पूरा लॉ के लिए तो ये पूरा बुक है जो एक्सेलेंट है। क्यों एक्सेलेंट है? ये इसी का कॉपी है, इसमें और कुछ नया नहीं है, नया इतना ही है कि इसमें चैप्टर वाइज सब बाइफरकेटेड है। ओके, समझ में आया? और लॉ के लिए वो समरी नोट्स। फाइन, तो मेरा ये लॉ का पोर्शन खत्म हुआ। एनी डाउट्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कुछ पूछना है? सर हाँ, एग्जाम लिख रहे कोई आंसर आधा याद आया तो फिर वो आधा लिख कर आ जाए, उस पे कितना मार्क्स कटेगा? ओके, उस पे मैं आता हूँ थोड़े टाइम में, वो मेरे लिस्ट में। ओके, सो देखो, अभी मैं आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वाइज बताता हूँ लॉ के पेपर में। जो मैंने आपको पहले भी बताया है, ये सारे पेपर्स से, दिस इज द पेपर ऑफ वन ऑफ आवर स्टूडेंट। ओके, ये अपने इधर ही पढ़ के उन्होंने लॉ में 82 मार्क्स लाए, एंड शी फॉलोड व्हाट आई सेड। ओके, 82 मार्क्स शी स्कोर्ड इन लॉ। जस्ट चेक हर प्रेजेंटेशन। ये पेपर होगा शायद, हाँ, जुलाई 21 का। ओके, से क्वेश्चन 1, तो जुलाई 21 का क्वेश्चन पेपर एक बार देख लेते हैं लॉ। क्या है क्वेश्चन? स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आर वैलिड और वॉइड। नो, अगर ऐसा पूछा है, 4 क्वेश्चन से 4 मार्क के। ओके, देयर आर 4 क्वेश्चंस and 4 marks, so it is pretty clear, 1 question 1 mark. अभी आपने पढ़ा, a clause in a contract provided that no action should be brought upon in case of breach, और आपको लगा कि हाँ ये तो void है, बराबर है, सिर्फ इतना ही लिख के आगे void, आगे कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इंस्टीट्यूट को ये नहीं जानना है कि ये आंसर void है कि वैलिड है। इंस्टीट्यूट का पर्पस क्या है वो आप समझो, भावनाओं को समझो। इंस्टीट्यूट का पर्पस ये है कि हिट द करेक्ट प्रोविजन, व्हाई इट इज वाइड और व्हाई इट इज वैलिड। समझ में आ रहा है? सो यू हैव टू गिव एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविजन। दे आर नॉट आस्किंग सेक्शन नंबर, बट एटलीस्ट यू शुड बी नियर टू दैट। ओके, तो सी द आंसर which she has written. Void contract, a clause in a contract provides, means जो भी है, action brought upon in case of breach is a void contract। अभी आधा तो आपका क्वेश्चन से ही खत्म हो जाएगा, बराबर है, बिकॉज इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अभी उसको सेक्शन नंबर याद है तो शी कोटेड अ सेक्शन नंबर। अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं है तो डोंट कोट, बट सेक्शन 28 के बदले में 29 ऐसा कुछ सेक्शन नंबर गलत कोट कर लिया ना, ऊपर का रीजन राइट होगा फिर भी पूरा क्रॉस आएगा। ओके, सो शी कोटेड अ सेक्शन नंबर, सेक्शन 28 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बराबर है। So how should you have read the paper? The first 15 minutes, the usage of first 15 minutes, वो फर्स्ट 15 मिनट्स में ध्यान से पूरा पेपर को पढ़ो। शायद आपको अंडरलाइन करने के लिए परमिट नहीं करेंगे, यू वुड नॉट बी अलाउड टू टच अ पेन, ओके, इन दैट 15 मिनट्स।
ओके, तो यू हैव टू रीड द पेपर वेरी केयरफुली कि किसमें क्या आने वाला है, मैं कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर सकता हूं विच विल गिव मी मैक्सिमम. ओके, ट्राई टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस विच आर स्ट्रेट फॉरवर्ड. अगर आपको सब प्रोविजंस याद है, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, डिफाइन एन ऑफर एंड एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, रट्टा है पूरा. एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रट्टा है पूरा, बराबर है. वो क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करो. ओके, प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं कि एकदम सुंदर तरीके से उसको सजा के प्रेजेंट करना है. प्रेजेंटेशन का मतलब इट शुड बी पिक्चर परफेक्ट प्रेजेंटेशन इन अ वे कि आप क्या कहना चाहते हो वो पेपर चेकर को समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन का यही मतलब निकलता है. ओके, सो से वाई इनकॉर्पोरेटेड अ 1% कंपनी. ओके, तो ये केस स्टडी बेस्ड जो है ना, वो फर्स्ट 15 मिनट्स में सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को एक बार शांति से पढ़ लेंगे. क्यों? क्योंकि जब 3 आवर्स चालू होता है तब आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा मन शांत वाला, उसमें घाई रहेगा. तो फर्स्ट 15 मिनट्स में पूरे पेपर में चेक करो कि केस स्टडी बेस्ड कौन से क्वेश्चन है. वो केस को शांति से पहले पढ़ लो. क्यों? क्योंकि जब आप अटेम्प्ट करने जाएंगे तो वही चीज को आप दोबारा पढ़ने वाले हैं. तो अगर आप दोबारा पढ़ने वाले हैं तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा. फाइन, ये चीज आपको बीसीआर में भी काम आएगा. वो पैसेज वाला जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं कि पैसेज में से 4 क्वेश्चन है और वो कुछ 10 मार्क 6 से 10 मार्क के बीच में आ जाता है. ओके, सो ऐसा ये केस स्टडी मैंने पूरा पढ़ लिया. मेरा फोकस है ना ये क्वेश्चन पे रहता है कि पूछा क्या है. नॉमिनेशन, इफ शी इज लिविंग इन इंडिया परमानेंटली एंड कैन जेड कंटिन्यू हर नॉमिनेशन if she maintain the status of resident after marriage. Okay, see, now she must not have attempted the second question immediately. है. B. ओके, तो देखो अब इधर पूरा ये प्रोविजन कि ओनली एन इंडिविजुअल हु इज अ रेजिडेंट कैन एक्ट एज अ नॉमिनी इन 1% कंपनी. ये पूरा प्रोविजन बता दिया. ओके, अब वो प्रोविजन के बेस पे ये आंसर को उन्होंने प्रेजेंट किया. क्या? Z is a nominee in one of the in 1% company. She should be resident of India. Okay, an individual would be considered. अब ये प्रोविजन आया कि कब वो रेजिडेंट माने जाएंगे. तो ऊपर का क्वेश्चन और ये अपना प्रोविजन दोनों को मैच करेंगे तो ये मेरा कंक्लूजन बनेगा. समझे? तो दिस इज हाउ यू शुड प्रेजेंट एन आंसर. सी क्या बोलते हैं? सी में रिस्क प्राइमा फेसी पासिस विद द प्रॉपर्टी, एलाबोरेट इन कंटेक्स्ट विद सेल ऑफ गुड्स एक्ट, 4 मार्क्स. ओके, नाउ दीज आर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ये कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है. सो रिस्क प्राइमा फेसी पासिस विद द प्रॉपर्टी, यस, सेक्शन 26 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट. ये रिस्क बता दिया, प्राइमा फेसी पासिस विद द प्रॉपर्टी, और उसके रिलेटेड सब कुछ लिख दिया. फाइन, तो ये अंडरलाइन भी जहां जहां पे चाहिए वहां वहां पे अंडरलाइन भी किया है. ओके, ये केस लॉस को उन्होंने हाईलाइट किया है. केस रेफरेंस फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट. ओके, सो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बस ये जो क्वेश्चन 3 इधर साइड में लिखा है ना, आप लोग इधर बीच में लिखना. देखो हर एक, आप अगर चेकिंग पैटर्न देख रहे हो ना, ये स्टूडेंट का ही सर्टिफाइड कॉपी है. अगर आप चेकिंग पैटर्न देख रहे हैं ना तो देखो हर एक पॉइंट का मार्क्स मिल रहा है, हर एक पॉइंट का. अगर आपने 3 पॉइंट लिख के छोड़ दिया तो आपके 3 पॉइंट अलग से वेरीफाई होंगे.
और आपको पॉइंट वाइज मार्किंग स्कीम है। सीए एग्जाम में पॉइंट वाइज मार्किंग स्कीम है। ओके, सो ये देखो 3A स्टेप 1 6 मार्क्स, तो सारे पॉइंट से उसको मार्क्स मिले 6 मार्क्स। ओके, ऐसा तो पूरा मार्किंग सिस्टम जो है, जितना लिखोगे उतना मार्क्स पक्का मिलेगा, सब्जेक्ट टू वो स्टोरी नहीं है। इट शुड बी रिलेटेड टू अवर क्वेश्चन। देन लेट मी कम टू दिस पार्ट बी। सेक्शन बी, यू हैव टू हाईलाइट सेक्शन बी। मेरे हिसाब से शायद आपको दो अलग अलग नहीं, सेक्शन बी। ओके, सेक्शन बी में इसका जो प्रेजेंटेशन है ना, उससे अच्छा मेरे पास और एक पेपर है। इनका भी प्रेजेंटेशन अच्छा है, मार्क्स तो मिला है उनको भी, बट आई हैव वन ऑफ आवर स्टूडेंट हु स्कोर्ड 76 marks in law. I'm just showing you this paper that how your presentation should be. A breach of condition may be treated as a breach of warranty in the following cases. And see, voluntary waiver A, B, C, D. Let me. ये जो मैं अभी पेपर बता रहा हूँ लॉ का, वो अपने स्टूडेंट नहीं है, बट आई कुड फाइंड दिस कॉपी ऑन नेट। काफी पुराना पेपर है, 2019 का पेपर है। नाउ देखो हाउ मच शी स्कोर्ड इन लॉ, 86 इन लॉ। अभी उसका प्रेजेंटेशन आप देखो, एग्रीमेंट, यू चेक हाउ शी हैज हाईलाइटेड द थिंग्स। ओके, एग्रीमेंट है, प्रॉफिट शेयरिंग में जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगर आप ये 3B क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे वो पेपर में से, तो 3B में द मोड ऑफ the test of determining true test of determining partnership remains in the following cases। तो सबसे पहले एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट के रिलेटेड उन्होंने लिखा प्रॉफिट शेयरिंग, तो पॉइंटर्स को भी उन्होंने हाईलाइट किया। ओके, नाउ यू कैन यूज ओनली ब्लैक पेन एंड पेंसिल टू अंडरलाइन। डोंट यूज पेन टू अंडरलाइन, डोंट यूज हाइलाइटर्स टू अंडरलाइन, only you should use black pen to write your paper and pencil to underline your paper। Okay, say provision 3C प्रोविजन। ओके, वो टाइम पे मैनुअल मार्किंग था, तो देखो प्रोविजन के रिलेटेड मार्क्स, एनालिसिस एनालिसिस एंड लास्ट में फिर कंक्लूजन। सेक्शन 16 हाईलाइट किया है सेक्शन 16 को, क्यों? क्योंकि बच्चे ने मेहनत से याद किया है एंड यू आर 100% कॉन्फिडेंट, तो हाईलाइट करो, बराबर है कि भाई मैंने इतना मेहनत किया है, दिस इज माय नॉलेज, यू हैव टू एक्सप्रेस योर नॉलेज। Section 16, then relation between parties, position of domination, obtain of an unfair advantage। हाँ, इसका मुझे सेक्शन बी बहुत पसंद है, इसलिए मैं स्पेसिफिकली आपको सेक्शन बी के लिए पेपर बता रहा हूँ। सेक्शन बी दैट इज बीसीआर। नाउ सी हाउ, मुझे नहीं पता बीसीआर में क्या क्या आता है, बट हाउ शी हैज रिप्रेजेंटेड, शी हैज यूज्ड द ग्राफ्स एंड चार्ट्स। अभी वो पता नहीं वो कहाँ पे यूज होता है, समरी, वर्टिकल नेटवर्क। तो वर्टिकल नेटवर्क पूरा ऐसा
बताया। ओके फाइन। फिर चेन नेटवर्क शोड अ डायग्राम। तो दिस थिंग्स यू कैन पुट इन योर पेपर विच विल स्कोर गुड मार्क्स। फाइन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लीज हैंड राइटिंग है ना, वो थोड़ा सा अभी संभालना। अभिषेक आप ऑनलाइन हो क्या? अभिषेक खतिक है ऑनलाइन? नहीं है। अभिषेक प्लीज आप अपने हैंड राइटिंग पे फोकस करो। यू नो एवरीथिंग बट यू विल लूज बिकॉज ऑफ योर हैंड राइटिंग। तो ये मेरा टॉपिक था लॉ के रिलेटेड। नाउ लेट अस कम ऑन टू द अकाउंट्स पार्ट। अकाउंट्स में मैं आपके पेपर्स को, जिन्होंने भी टेस्ट लिया है उसको मैंने टेस्ट चेक बेसिस पे मैंने काफी पेपर्स देखे। स्टिल स्टूडेंट्स यू डोंट राइट नरेशन प्रॉपरली। अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, ओके। नरेशन ऑफ जर्नल एंट्री आप नहीं लिखते हैं। फिर आप प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ नहीं करते हैं जर्नल एंट्री में। ये हो गया। हाँ, मेन आप कंक्लूजन नहीं लिखते हैं। एक क्वेश्चन खत्म होता है, लेट्स से क्वेश्चन इज फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल, बराबर है। if question is for calculating a goodwill, then you have to conclude at the end कि as per above calculation goodwill is rupees 2 lakhs, whatever it may be. So that should be one liner conclusions which you should write. मैं भी वो बताता हूँ conclusion वाला part. Then working note, आप पूरे सम में ये अगर फिगर कुछ प्लस माइनस करके आया है, वो आप कहां से लाए, उसका डेरिवेशन, उसका वर्किंग नोट अगर है तो पहले तो वो प्रिपेयर करो, बराबर है। नंबर 1, यू शुड प्रिपेयर योर वर्किंग नोट्स। नंबर 2, यू शुड गिव क्रॉस रेफरेंस ऑफ योर वर्किंग नोट। क्रॉस रेफरेंस बोले तो वर्किंग नोट 1 बनाया, इधर मैंने वो 1000 रुपया लिख दिया, बराबर है। लेट्स से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मैंने 1000 रुपया लिखा, बट ये 1000 कैसे आया था, तो इधर लिखो वर्किंग नोट नंबर 1 से। दैट इज नंबर 2। नंबर 3, यू शुड गिव हेडिंग्स। गिव अ हेडिंग टू योर वर्किंग नोट, ये किस चीज का वर्किंग नोट है, ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज डोंट राइट फॉर्मूलाज इन शॉर्ट, ओके। एब्रीवेशंस में कुछ नहीं लिखना। अगर आप फॉर्मूलाज लिख रहे हो तो उसको एक्सपैंड करो, ओके। फॉर एग्जांपल अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन, amount of depreciation is equal to original cost minus scrap value upon useful life at the end of number of years at the useful life at the end in terms of number of years. तो इधर लिखो where original cost is equal to so and so things, बराबर है। स्क्रैप वैल्यू क्या है, एंड यूजफुल लाइफ ईयर्स में 5 years है क्या है, फिर उसको सॉल्व करो तो अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन आपको मिलेगा। ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 1, जो आप अकाउंट में उसको क्रॉस रेफरेंस दे सकते हैं। लेट्स से मैंने मशीन बेचा, 5 लाख का इनकम हुआ या लॉस हुआ, तो उसका जो आप कैलकुलेशन करते हैं, जिसके बेस पे आप जर्नल एंट्री पास करते हैं, तो जर्नल एंट्री में वर्किंग नोट का क्रॉस रेफरेंस दो, बराबर है। तो आपका आंसर परफेक्ट रहेगा, फाइन। बट आप सिर्फ सॉल्व करने के लिए सॉल्व करते हैं कि जस्ट बिकॉज इट इज आस्क्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड आई हैव टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सो आई एम प्रिपेयरिंग इट। अब तक आपने जो भी नॉलेज लिया है ना, अब बारी है उसको प्रेजेंट करने की, ओके। एंड इंस्टीट्यूट आपके वो नॉलेज को टेस्ट कैसे करता है, on the basis of how you answer the question. Why the result of chartered accountancy is so less and not equivalent to 12th standard or BCom? 12th और BCom में
10% लोग फेल होते हैं, इधर 10% लोग पास होते हैं। द रीजन बिकॉज इट इज समथिंग एट डिफरेंट लेवल। ओके, एंड व्हाट इज दैट डिफरेंट लेवल? स्टूडेंट्स को 2-3 अटेम्प्ट लग जाता है, जो मैं आपको अभी समझा रहा हूं। दैट डिफरेंट लेवल इज अ प्रेजेंटेशन। और वो कब आएगा? अकाउंट्स में भी सेम लॉ अप्लाई होता है, रेटिंग प्रैक्टिस। आपने अगर अकाउंट्स अभी समझा होगा, पढ़ा होगा, तो 70% केस में आपने लिख लिख के नहीं किया है अकाउंट्स। ओके, आपने सारे इलस्ट्रेशंस को आपकी बुक में लिख लिख के सॉल्व नहीं किए हैं। ओके, आपने जेकेएससी मटेरियल के होमवर्क क्लास वर्क सम्स को वापस से घर पे जाके लिख लिख के सॉल्व नहीं किए हैं, सिर्फ देख लिया है कि हाँ ये एंट्री ऐसा लिखा है, ये एंट्री वैसा लिखा है, ये फिगर इधर से आता है, कैलकुलेटर पे 4-5 बार स्टेप्स कर लिया, मुझे आंसर मिल गया। यस और नो? यस और नो बताओ, खुद से पूछ के एक बार बताना कि क्या मैंने सारे सम्स सॉल्व किए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस क्या मैंने सॉल्व किए? बराबर है। तो आपको दिक्कत होगा। अकाउंट्स में क्यों डर लगता है? ये रीजन है डर का। अगर मैंने सब कुछ एक बार खुद सॉल्व किया होता ना, तो मुझे हमेशा पता चलता कि ये फिगर कहां से आया। ओके, सो सेम टिप्स गोज फॉर अकाउंट्स एज वेल। 6 पेपर का टारगेट रखो, 6 पेपर को सॉल्व करो। ओके, एंड यू विल हैव अ गुड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अभी और कुछ नया नहीं करने का, अकाउंट्स में भी और कुछ ज्यादा रिसर्च नहीं करना। ओके, जितना हुआ है उतना होल्ड पे रखो, फोकस रखो पेपर सॉल्विंग पे। आप देखो इंस्टीट्यूट ने कैसे आंसर्स को प्रेजेंट किया है, आप उसको ऑब्जर्व करो। आप देखो इंस्टीट्यूट ने किस तरह से वर्किंग नोट्स बनाया है, आप देखो इंस्टीट्यूट ने किस तरह से वर्किंग नोट का क्रॉस रेफरेंसेस दिया है। बराबर है, समझ में आ रहा है? तो उस पे फोकस करो अभी। एंड क्विक रिविजनरी नोट्स अकाउंट्स में भी है। वो कहां पे है? तो वो अगेन मैंने आपको ये कोई तो एक सेशन में बताया था। कैप्सूल, कैप्सूल कहां गया कैप्सूल? हाँ ये वाला स्टडी वाइज कैप्सूल, सॉरी सब्जेक्ट वाइज कैप्सूल, फाउंडेशन अकाउंट्स। अकाउंट जैसे ही ओपन करेंगे तो इधर आपको हर एक, नॉट ऑल बट मेजॉरिटी सारे सब्जेक्ट्स के आपको क्विक रिवीजन मिल जाएंगे। 1 पेजर, पूरा चैप्टर एक पेज में रिवाइज हो जाएगा, पूरा चैप्टर। बराबर है। तो बस इसी को आपको देखने का है। यही आपका लास्ट मिनट रिवीजन है। 6 पेपर लिखो और इस पे फोकस करो, 6 पेपर लिखो, इस पे फोकस करो। वो 6 पेपर लिखने में भी अगर आपको दिक्कत होता है ना, तो इसका आंसर आपको ये पेजेस में मिल जाएगा। लेट्स से कोई जर्नल एंट्री नहीं याद आ रहा है, या कोई ट्रीटमेंट नहीं याद आ रहा है, तो 90% केस में आपको इधर से सब कुछ मिलेगा। ओके, this is not the time to see YouTube videos of new faculties or something new। कुछ तूफानी करना है, रेड बुल नहीं पीना, फिर वो क्या कहते हैं, दूसरा क्या आता है, वो करंट लगता है, स्टिंग, हाँ, वो सब कोई काम नहीं करना। जितना आपके पास है उसमें खुश रहो और उसी को आप एनालाइज करते जाओ। मॉड्यूल से बाहर कुछ नहीं आता है, वो अपना माई बाप है, वो अपना भगवत गीता है। बराबर है। कोई भी फैकल्टी हो मॉड्यूल में से नोट्स बना के रखता है, मॉड्यूल के बाद कुछ नहीं आता है। और इसीलिए मैं मॉड्यूल पे फोकस करता हूं और मैं मॉड्यूल में से ही पढ़ाता हूं। ओके, मॉड्यूल का एक्सरसाइज कर लिया, मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन कर लिया, अकाउंट्स में इसके बाद कुछ नहीं आएगा। बिलीव मी, 60% 70% पेपर आपका यही एक्सरसाइज में से होगा। 70% पेपर। फिर बाहर आके जब कोई बोलता है ना कि अरे यार ये तो ये वो इलस्ट्रेशन है, तूने नहीं किया, एंड यू लाइक साला इसको मैं देखने वाला था, नहीं देखा, पेज टर्न भी किया बट रख दिया, फिर अफसोस होता है। ओके, इसलिए मैं कहता हूं
70% पेपर अकाउंट्स का इलस्ट्रेशन और मॉड्यूल के एक्सरसाइज में से ही आने वाला है। आपके पास स्कोप पता है, क्या आने वाला है वो आपको नहीं पता है, इसीलिए राइटिंग प्रैक्टिस रखो, वहां पे दिमाग ऑटोमेटिक चलेगा। ओके, हम एक टाइम के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ नया आ जाएगा, इंग्लिश में कुछ बोल सकते हैं कि कुछ आउट ऑफ ब्लू आएगा, बराबर है, बट अकाउंट्स में ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं। ओके, क्लियर है इतना? सो ये क्विक रिवीजन मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, बीच में भी बताया था, अपना डे एंड होने वाला था सिलेबस का, वो दिन भी मैंने ये सब चीज आपको बताया था, और आज मैं वापस आपको ये बता रहा हूँ। तो इसका इंस्टीट्यूट ने आपको इतना सारा दिया है तो उसका फायदा उठाओ। हमारे टाइम पे तो ये सब नहीं था, फिर भी हम लोग जैसे तैसे करके पास हुए। ये सब चीज हम खुद अपने हाथों से बनाते थे, बराबर है। जो आप अभी स्टूडेंट्स, आप लोग मैक्सिमम लोग आप यूट्यूब सर्च करते रहते हैं उसके लिए। ओके, सी अकाउंट्स का प्रेजेंटेशन। कितना मार्क्स है इसका अकाउंट्स में? 95। ओके, our student from Vapi, our student, she scored 95. Trusted upon us, prepared according to our guidance, 95. ओके, सबसे बड़ा आपका प्रॉब्लम ये है कि आप लोग ट्रू फॉल्स में रीजन नहीं लिखते, बराबर है। अरे रीजन लिखने में क्या ही फर्क पड़ता है, जो क्वेश्चन है उसके रिलेटेड ही कुछ ना कुछ तो नेगेटिव होगा अगर फॉल्स है तो, और अगर ट्रू है तो वो क्वेश्चन को लाइन रिपीट करके उसमें थोड़ा बहुत अपना मसाला ऐड कर देने का, बराबर है। बट वो 2 लाइन 3 लाइन का रीजन लिख लो। ओके, क्योंकि रीजन नहीं लिखा होगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्क्स कटेगा, 0 मार्क्स मिलेगा। ओके, रीजन लिखा होगा और बाई चांस अगर नहीं पढ़ा, बराबर, तो नहीं मिलेगा मार्क्स। से जस्ट फॉर एग्जांपल यू फोकस, देखो ये ट्रू और फॉल्स में, ये फर्स्ट केस में देखो कितना मार्क्स मिला है, इधर देखो 2 मार्क्स मिला है, बराबर है, इधर 2 मार्क्स मिला है, अब इधर देखो 1 मार्क मिला है। तो हो सकता है एग्जामिनर इज नॉट कन्विंस विद द रिजल्ट, सॉरी रीजन, बट ही नोज दैट आंसर इज फॉल्स। समझ में आ रहा है? बट लिखा है तो मार्क्स मिला है, नहीं लिखा होता तो मार्क्स कहां से देता एग्जामिनर? कोरे कागज पे कोई मार्क्स नहीं दे सकता है, क्योंकि उसके ऊपर भी कोई बैठा है, मॉडरेटर। ओके, सो लिखने का हर एक स्टेप का मार्क होता है, ईच एंड एवरी स्टेप। जितना अगर 7 एडजस्टमेंट है और आपको उसमें से 4 आते हैं तो 4 एडजस्टमेंट सॉल्व करके आओ, बट सॉल्व करके आओ। ओके, समझ में आ रहा है? पेपर को कभी ब्लैंक नहीं छोड़ना कि मुझे कुछ भी नहीं आया। मेरा सर पहला 2 क्वेश्चन पढ़ा, उसी में मैं एकदम डीमोटिवेट हो गया और फिर तो मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया, तो बस मैं पेपर वैसे ही छोड़ के आ गया, और अभी मैं आगे के 5 पेपर, सॉरी आगे के 3 पेपर में नहीं लेंगे। दिस हैपेंस, बट it should not happen with you, and even if it happens with you, then you should train your mind कि अगर पेपर टफ आता है ना, अगर पेपर मुश्किल से टफ आ गया ना, then you should be the happiest person. I am repeating once again, आप लोग मेरे को पागल समझेंगे, but if paper comes very 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 tough, आजू बाजू कोई नहीं लिख रहा है, बराबर है, you should be the happiest person. क्यों? क्योंकि वो टाइम पे रिजल्ट है ना,
मैक्सिमम आने वाला है। और किसका आएगा? जो लिख के आएगा उसका, बराबर है, जो लिख के आएगा उसका। बट पेपर लोग ब्लैंक छोड़ के आएंगे, गलत लिख के आएंगे, तो ऑब्वियसली रिजल्ट डाउन जाएगा। बट जो लिख के आएगा उसको इंस्टीट्यूट मार्क्स देगा, हर एक स्टेप का मार्क्स देगा। उसमें क्या होता है कि चेकिंग बिकम्स इजी। अगर पेपर टफ आया ना तो चेकिंग बिकम्स इजी। क्यों? क्योंकि बहुत कम लोग अटेम्प्ट कर पाए, तो किसी को तो पास करना ही पड़ेगा ना। एंड इफ पेपर कम्स डैम इजी तो चेकिंग टफ होने वाला है। तो उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, सावधान हो जाना पड़ेगा कि चुन चुन के डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ सब कुछ हम बताएंगे, क्योंकि बाजू वाला भी वो बता रहा है ना, आप भी वो बता रहे हैं। ओके, तो बाजू वाले से आपका मार्क्स बेटर कैसे हो सकता है? इट शुड बी समथिंग यूनिक। ओके, कंक्लूजन्स कोई नहीं लिखता है, वर्किंग नोट्स कोई नहीं बनाता है, क्रॉस रेफरेंसेस नहीं देता है। क्यों? क्योंकि क्लासेस में सिखाते भी नहीं है कि ऐसा ऐसा आपको प्रेजेंट करना है। ओके, पूछ के आना। कितने फैकल्टी ने बोला है कि वन लाइनर कंक्लूजन लिखो आप? 90% आपको बोलेंगे कि हमको नहीं बोला, हमको सिर्फ वर्किंग नोट बनाने का, जर्नल एंट्री करने का, आंसर खत्म। बट जो पूछा है उसका कंक्लूजन मैं अभी बताऊंगा आपको, मैं क्या समझा रहा हूं। the heading of accounts, books of so and so company, स्टॉक लेजर, वेटेड एवरेज मेथड, सेम टू सेम जैसा मैं क्लास में एक्सप्लेन करता हूं, सेम टू सेम स्टूडेंट ने इधर उसको फॉर्मेट के हिसाब से उतारा। ओके, एक चीज भी आगे पीछे नहीं है। इधर देखो, वर्किंग नोट नंबर 1 क्रॉस रेफरेंस दिया, 380 कैसे आया, वर्किंग नोट नंबर 1, बराबर है। तो वर्किंग नोट नंबर 1 ये उसने इधर किया है पूरा, वर्किंग नोट नंबर 1। देखो इधर कंक्लूजन क्या, मैं आपको इधर पूरा बताता हूं। फाइन, वन लाइनर कंक्लूजन आप देख लेना, 50 पेपर चेक कर लेना, 50 में से 2 या 3 पेपर में ऐसा कंक्लूजन लिखा होगा कि ये इन्वेंट्री के बारे में पूछा था, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईयर। पेपर चेक करना है तो एक बार पेपर चेक करते हैं। कौन सा सम था ये? हाँ ये वाला, सी। हाँ, द फॉलोइंग डिटेल्स आर of spare parts of an oil mill. Find out value of inventory as on 31st March if company follows weighted average method. ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, समझो आप, ये क्वेश्चन है अकाउंट्स का। ये क्वेश्चन का आंसर कैसे आ सकता है? तो मुझे उसके लिए स्टॉक लेजर बनाना पड़ेगा। तो स्टॉक लेजर तो मेरा वर्किंग है। मैंने क्वेश्चन का आंसर कहां दिया अभी तक? स्टूडेंट्स क्या कितना करके आते हैं? सिर्फ इतना। ओके, जो 12th का लॉजिक लेके आते हैं, 12th का लॉजिक लेके आते हैं, बीकॉम का लॉजिक लेके आते हैं, वो सिर्फ इतना बनाएंगे और आंसर आ गया, इधर हाईलाइट कर दिया, आंसर आ गया मेरा, बराबर है। जो थोड़ा बहुत सीए का लॉजिक लगाते हैं वो वर्किंग नोट का क्रॉस रेफरेंस देंगे, वो सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, बराबर है। बट वी आर यूनिक। अभी तक आपने इधर क्या बोला एग्जामिनर पेपर चेकर को, भाई इसमें से ढूंढ लेना जो आंसर है, बराबर है। मैंने सब मेरा काम कर दिया, अब आप ढूंढो क्या आंसर है। बट अगर मैं पेपर चेकर को स्पून फीडिंग देता हूं, कंक्लूजन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31st मार्च इज 1900, हाईलाइट किया, ऑफ 5 यूनिट्स एट द रेट 380 ईच, आगे ऐड कर देने का यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड एज पर अबाउ कैलकुलेशन। बात खत्म। वन लाइनर कंक्लूजन विल गिव अ इमेज दैट दिस स्टूडेंट नोज व्हाट आई वांट। ओके, तो बाई चांस आगे प्लस माइनस होगा ना, तो भी मैं ये स्टूडेंट को थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रख के मार्क दे दूंगा। एंड द रिजल्ट इज बिफोर यू, शी स्कोर्ड 95। द रिजल्ट इज बिफोर यू, शी स्कोर्ड 95। ओके, और वो टाइम पे तो कोविड था,
शी अटेंडेड ऑल ऑनलाइन लेक्चर्स, बट सिर्फ जब कोविड रिलैक्स हुआ दे केम ओनली फॉर 20 days रिवीजन बैच, और वो 20 दिन में हमने उनको पूरा इस तरह से गाइड किया। फाइन, तो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्लीज टेक केयर। ओके, देखो इधर जो मैं बोलता हूं कि ये कैसे आया, ये पूरा फॉर्मूला देखो, सी शी हैज एडप्टेड ईच एंड एवरीथिंग व्हाट आई हैव स्पोकन, कि फॉर्मूला लिखने का फॉर्मूला, थर्स वेटेड एवरेज रेट, वो जो 25 सॉरी वो जो कितना 380 आया, उसका फॉर्मूला क्या था, बराबर है, तो फॉर्मूला उसने पूरा इधर लिखा है, इधर से ये पूरा उसका वर्किंग नोट है। ओके, कि ये कैसे आएगा, thus weighted average rate is equal to value of inventory plus value of inventory purchase, बराबर है, divide by total quantity and I'll get what weighted average rate। तो इतना अच्छे से बाद में एक चीज वो नहीं भूली, वो है इधर क्रॉस रेफरेंस, 380 का क्रॉस रेफरेंस। तो पेपर चेकर जब भी चेक करेगा ना, हाँ 380 के लिए उसने वर्किंग किया है। अगर ये पूरा क्वेश्चन कितने मार्क का है, अगर ये पूरा क्वेश्चन 4 मार्क का है ना, तो ये सिर्फ 380 के लिए 2 मार्क होगा और बाकी का 2 मार्क फाइनल आंसर के लिए होगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो मार्किंग सिस्टम इन लोग का ऐसा होता है। अब इधर मार्किंग सिस्टम के साथ उन्होंने ये प्रिंट आउट, हाँ ये रहा 4 मार्क्स, स्टेप वाइज भी 4 मार्क्स है और पूरे क्वेश्चन का भी 4 मार्क्स है। आगे न्यू क्वेश्चन न्यू पेज, याद रखना, पैसा आपने दिया है इंस्टीट्यूट को, कंजूसी नहीं करना। न्यू क्वेश्चन न्यू पेज, देखो कितना सारा बाकी था, इतना सारा पेज बाकी था, बराबर है, शी डिडंट इवन हेजिटेट टू लीव, बिंदास, नेक्स्ट पेज। सी, ये थ्योरी, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अंडरलाइन किया है, जो जो साउंड वर्ड्स है, जो की वर्ड्स है उसको अंडरलाइन किया है। तो एग्जामिनर वो की वर्ड्स पे फोकस करेगा ना, तो उसका पेपर जल्दी चेक होगा, तो ही विल गिव यू मोर मार्क्स। ओके, सही, ये प्रेजेंटेशन, कुछ भी चालू होता है, बुक्स ऑफ, in the books of this, in the books of that, trial balance as on 31st March, serial number, particulars, LF number, डेबिट अमाउंट रुपीस का सिंबल चाहिए मुझे, क्रेडिट अमाउंट रुपीस का सिंबल चाहिए, डेबिट क्रेडिट क्या, बट खाली अमाउंट लिख के आएंगे, अमाउंट कैन बी येन, डॉलर, पाउंड, कुछ भी, बट हम किस में रिपोर्ट कर रहे हैं, रुपीस में, so there should be rupees। okay, so stock as on 1/4/20 opening stock, then timeline, there is a thing which I tell to you कि prepare timeline, ताकि आप एक दिन भी मिस ना करो, एक ट्रांजैक्शन भी मिस ना करो। she has prepared timeline for depreciation। ओके, और उस हिसाब से ये पूरा वर्किंग नोट भी उन्होंने बनाया। ओके, जो जिस तरह से मैं इधर आपको बताता हूं, अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन, टाइमलाइन, पूरा टाइमलाइन के बेस उन्होंने क्वेश्चन के आंसर के फॉर्म में ही उन्होंने बता दिया, एंड इट बिकम्स मींस इट मेक्स अ टास्क ऑफ पेपर चेकर इजी, कि हाँ नॉलेज है। 2 और बाई में भी आप लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, ऐसा माइनस है तो ऐसा ब्रैकेट में शो करो, पुट इट इन ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर इन द मिडल, ये बीइंग माय जर्नल, मैंने अभी काफी पेपर्स देखा, काफी लोग ने जर्नल एंट्री लिखा बट बीइंग विंग नहीं लिखते। भाई बीइंग इज अ कस्टमरी थिंग, 11th स्टैंडर्ड में सिखाया था कि जर्नल एंट्री स्टार्ट वर्ड बीइंग से ही होगा, तो कितना भी बचकाना लगे वर्ड बीइंग लिखना ही है। ओके,
और जर्नल एंट्री का नरेशन होता क्या है, जो क्वेश्चन होता है उसी का रिपीटेशन होता है, बराबर है। तो लिखने में प्रॉब्लम क्या है, बट जर्नल एंट्री के बगैर अगर एंट्री गया ना, 0 मार्क्स मिलेगा, मार्क्स कटेगा उसका। ओके, बिकॉज अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस शुड बी कम्युनिकेटेड। जर्नल एंट्री पढ़ेगा तो पता चलेगा कि एंट्री किस चीज का है। ये अगर एक से ज्यादा पेज पे आ गया तो बैलेंस कैरेट डाउन, भले आप इधर बैलेंसिंग नहीं करो तो चलेगा, बट दीज आर द बेसिक थिंग्स। ओके, वर्किंग नोट्स, फोकस ऑन वर्किंग नोट्स। और एक चीज था जो इधर बताने का था, रेशियो। ये वर्किंग नोट अगर है तो इधर रेशियोज लिखो, रेशियो कैसे डिराइव किया, उसका फुल फॉर्म, उसका सिंप्लीफाइड वर्जन, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। फाइन, सो ये पता चला अकाउंट्स में कोई डाउट है, कुछ पूछना है इससे ज्यादा कुछ, तो अभी मैं पेपर की स्ट्रेटेजी पे आता हूं। दोनों पेपर कैसे प्रिपेयर करने पता चल गया। ओके, क्यूए का तो मैंने काफी बार आपको बोला है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, एलआर है, ये 3 चैप्टर पे फोकस करो, आपका क्यूए काफी स्ट्रांग हो जाएगा, बराबर है। एमसीक्यूज को सॉल्व करते रहो, होमवर्क सेक्शन, क्लास वर्क सेक्शन, पास एग्जामिनेशन सेक्शन, पास एग्जामिनेशन आरटीपी एमटीपी सब अपने मॉड्यूल में चिकित्सा मटेरियल में दिया है। ओके, उसको सॉल्व करो। नो, ये ऑलमोस्ट अपना पेपर के रिलेटेड हो गया। फिर आंसर बुक का जो स्पेसिमेन कॉपी मीन्स आपका ये फर्स्ट पेज कैसे आएगा, क्योंकि मैनी ऑफ यू वुड बी सीइंग फॉर दिस फर्स्ट टाइम। ओके, तो काफी बार वहां से इंस्ट्रक्शंस देते नहीं देते मेरे को नहीं पता, बट वी शुड बी रेडी। लेट्स से मेरा रोल नंबर, फॉर एग्जांपल अगर मेरा रोल नंबर 10261 है, ओके, तो सबसे पहले तो इधर क्या लिखा है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, पेन से मार्किंग करना है, बराबर है। तो ये 10, नाउ योर एक्सपर्ट 2, 6 and 1। ओके, तो ये मार्किंग करके इधर लिख भी देना 10261, सॉरी जो भी है, आगे नहीं तो 0 होगा, जो भी आपका रोल नंबर एडमिट कार्ड में है। और इधर इन वर्ड्स में, इन वर्ड्स में आप ऐसा भी लिख सकते हैं 10261। ओके, और दूसरा तरीका थाउजेंड्स के फॉर्मेट में 10,261, एज द केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड इधर साइन करना नहीं भूलना विद इन बॉक्स। ओके, और इधर चेक कर लेना कि इन्विजिलेटर ने साइन कर दिया। क्यों, क्योंकि जब आप पेपर सबमिट करेंगे तो इतना पेज फाड़ के फिर पेपर चेकिंग में आगे जाता है। ओके, तो इतना पेज वो लोग निकाल देते हैं एंड दे विल गिव अ डमी नंबर ओवर हियर। फाइन, और इधर कौन सा एग्जामिनेशन है वो लिखने का, सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 एग्जामिनेशन, ग्रुप नंबर अप्लीकेबल नहीं है, पेपर नंबर 1 क्या नाम है वो पढ़ के जाना, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, वो ही याद नहीं रहता साला पेपर कौन सा है। ओके, एंड लास्ट में आप ये मेन सप्लीमेंट्री वुड बी ऑफ अराउंड 32 पेजेस,
और उसके ऊपर आप जितना सप्लीमेंट्री लेते वो इधर ऐड कर देने का, मीन +2, ओके, इट शुड गेट टैली। फिर इधर मेन चीज आता है, आप जो भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, बिकॉज वन वुड बी कंपल्सरी, लेट्स से जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन पेपर। इधर क्या लिखा है, क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी एंड एनी 4 फ्रॉम 5। सो टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, उसमें 1 कंपल्सरी का मतलब कि आपको टोटल 5 अटेम्प्ट करना है, तो 1 को छोड़ के 2 3 4 5 6 5 अटेम्प्ट करके आ गए 100 मार्क का, तो भी गलत है, क्योंकि क्वेश्चन 1 तो करना ही करना है, तो बाकी के 5 भी अटेम्प्ट करके आए ना तो भी 4 ही गिने जाएंगे। समझ में आया? ओके, नंबर 1। नंबर 2, सुपर इंटेलिजेंट, मेरे को ऑल 6 क्वेश्चंस आते हैं, बराबर है, और मैंने ऑल 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया। उसमें से 5th क्वेश्चन ऐसा था ना, मैंने कुछ ये ऑर्डर में अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 5, बराबर है। अब जो क्वेश्चन 6 जो अटेम्प्ट किया ना, वो थोड़ा 19-20 था, बराबर है, आई वॉज नॉट श्योर इन दैट, बट 5th था ना, वो 100% परफेक्ट था। समझ में आ रहा है कि इसमें मुझे कोई मार्क्स कम दे ही नहीं सकता, बट मैंने ये ऑर्डर में अटेम्प्ट कर लिया। तो इंस्टीट्यूट क्या बेस्ट ऑफ 5 देखेगा? नो, वो बेस्ट ऑफ 5 नहीं देखेगा। 3 साल से पैटर्न चेंज हो गया है। फर्स्ट 5 देखेगा, भले ही इसमें पूरे मार्क्स आएंगे, बट इसमें जो मार्क्स आया वो एक्सेप्टेड, इसको इग्नोर करेंगे। ओके, तो यू हैव टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस which you are 100% sure. If you are attending any extra question, anyways it is not going to be counted for verification. Okay, तो उतना मेहनत करना नहीं। तो जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उसको इधर आगे टिक करने का, 1 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया, ओके, या तो वॉट एवर ऑर्डर। 1 कंपल्सरी है, 1 को कभी छोड़ने का नहीं। हाँ, जरूरी नहीं है कि 1 आप सबसे पहले अटेम्प्ट करना ही करना है, आप 2-3 क्वेश्चन के बाद भी 1 अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट एक बार वो क्वेश्चन चालू किया ना, तो उसका एबीसीडी लाइन में ही अटेम्प्ट होना चाहिए, बराबर है। फिर उसमें आप जुगलबंदी नहीं कर सकते, क्वेश्चन 1A 1B किया, फिर 2 चालू किया, फिर 2 खत्म किया, फिर वापस से 1C 1D को वापस से किया, वो अलाउड नहीं है, वो चेक ही नहीं होगा फिर। क्लियर है? समझ में आया? तो ये आपका सप्लीमेंट्री का फर्स्ट पेज। नाउ इधर है ना, आपको कुछ लिखने का नहीं है, टोटल मार्क्स अवॉर्डेड, वो आपके लिए नहीं है। ओके, इधर भी आपको कुछ लिखने का नहीं, बराबर है, खुद मार्क्स लिख के नहीं आ जाना। देन अवॉइड राइटिंग एनी स्पेशल मार्क, स्पेशल सिंबल, बराबर है। बचपन से सिखाया गया है कि भाई जो भी काम करेंगे तो भगवान का नाम लेके स्टार्ट करने का है, तो भगवान का नाम तो लिखना ही पड़ेगा हर एक पेज पे, ओके, तो ही मेरे को पॉजिटिव एनर्जी मिलता है और तो ही मैं पास होता हूँ। गलती से भी ऐसे स्टंट नहीं करना, ओके। आई होप यू मस्ट बी नोइंग, सेम वेर एप्लीकेबल फॉर 11th 12th एज वेल, बट दिस इज एडिशनल फ्रॉम माई साइड, बिकॉज हाइलाइटर्स यूज किया, हाइलाइटर्स यूज किया, डिफरेंट कलर पेन यूज किया, या ऐसा कुछ आपने स्पेशल मार्क यूज किया, तो वो लोग ब्लैक इंक लेके बैठते हैं, पूरे पेपर्स पहले वेरीफाई होते हैं, ब्लैक इंक लेके बैठेंगे और पूरा पेंट कर देंगे जहां पे ऐसा लगता है कि आपने कुछ इधर स्पेशल चीज किया है। ओके, लेट्स से मेरा एक आदत है कि हर एक पॉइंटर को मैं फ्लोरोसेंट पेन से मार्किंग करके रखता हूं, बराबर है, सो दैट इज नॉट अलाउड। वो लोग पूरा इधर ब्लैकआउट कर देंगे, बराबर है, और फिर वो वेरिफिकेशन के लिए उतना पार्ट नहीं जाएगा, तो कुछ भी नहीं करना।
remove barcode sticker of a particular paper from attendance sheet and fix same on the box provided on the right hand corner of the page. मीन्स ये इंस्ट्रक्शंस एक बार पढ़ लेना. ओके हाँ, ये स्पेशल सिंबल्स वगैरह नहीं लिखने का है. एंड लेट्स से आपने 1A 1B 1C लिखा, बराबर है. 1D के लिए आपको एक पेज चाहिए, बट 1D अभी याद नहीं आ रहा है, एंड यू आर लिविंग अ फुल पेज बिहाइंड. क्योंकि मैंने बोला था कि 2 के बाद वापस से 1D आप नहीं कर सकते, तो आपने एक पेज छोड़ दिया, बराबर है. 2 3 4 5 6 पूरा मस्ती में खत्म कर दिया. पेपर देने के टाइम पे याद आया, अइला 1D तो बाकी रह गया, बराबर है. एंड नाउ यू डोंट हैव टाइम. So before submitting paper, just put a simple scratch. Okay, but paper blank नहीं छोड़ना. Last page you can use for rough work. Last page of your answer sheet you can use for rough work. Okay, तो ये मेरा पैटर्न हुआ सब्जेक्टिव पेपर के लिए. अब OMR शीट देखो. OMR शीट आपका कुछ ऐसा है, अपना ब्लैक एंड व्हाइट होता था, आपका कलरफुल आने वाला है. OMR शीट, आंसर शीट का नंबर वो प्री प्रिंटेड होगा. इधर देखो रोल नंबर, मैं इसको जूम नहीं करूंगा, बट इधर आप पढ़ सकते हैं ब्लैक बॉल पॉइंट पेन. सर आपने तो उनको पेन को टच करने से मना कर दिया था OMR शीट में. इधर भी टच नहीं करना है सर्कलिंग के लिए. सिर्फ ये जो बॉक्स है 1 0 2 5 6 1, बराबर है. ये जो बॉक्स है उसमें जो रोल नंबर लिखना है ना, वो सिर्फ ब्लैक पेन से लिखने का है. ओके. दूसरा क्वेश्चन बुकलेट कोड. सर ये क्या है? तो ये अपना आ गया, हर एक पेपर में ऐसा ये 3 डिजिट का कोड होता है. ओके, रैंडम कोड होता है HQV फॉर एग्जांपल. तो आपको इधर मार्क करने का H, फिर इधर Q एंड V, और इधर पेन से लिखने का है HQV. सर्कल में जो भी मार्किंग करना है इट शुड बी विथ पेंसिल. बॉक्स में जो लिखना है इट शुड बी विथ पेन. सर्कल में जो मार्किंग करना है इट शुड बी विथ पेंसिल. ध्यान रखना. ओके. मीडियम इंग्लिश. क्वेश्चन बुकलेट नंबर, आपको जो QA का और BCK इको BCK का जो बुकलेट आएगा उसमें नंबर होगा. इधर नहीं है, आपके क्वेश्चन बुकलेट का वो नंबर होगा, तो नंबर भी आपको इधर लिख के उसको सर्कल करना है. इस चीजों में गलती हुआ ना तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है. बाई चांस सर्कल करते करते OMR शीट डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया, फट गया, हिचकिचाना बिल्कुल नहीं. तुरंत ही हैंड रेस करो, उनको बोलो मेरे को दूसरा OMR शीट दो, एंड दे विल गिव यू न्यू OMR शीट. बट ध्यान रखना अपना OMR शीट डैमेज नहीं होना चाहिए. ओके. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बारकोड है वो डैमेज नहीं होना चाहिए. इधर ये वाला जो लाइन है, ये ब्लैक वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन है, वो सब डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी से वो स्कैन होता है, बराबर है. एंड अब जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, ओके, तो प्लीज फर्स्ट डे से बोलता हूं, क्वेश्चन पढ़ा, समझा, आंसर मिला, मार्क करो इधर. डोंट वेट. आप क्वेश्चन बुकलेट में टिक करते 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 जाएंगे और फिर एक साथ लास्ट आधे घंटे में कलर करने बैठेंगे. ऐसा नहीं करना. सेकंड का थर्ड हो गया और वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आया और 50 क्वेश्चन के बाद पता चला कि ये तो कुछ गड़बड़ हो गया मेरे से, तो पूरा गलत. समझ में आ रहा है? और ऐसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है. फाइन. तो मेक अ हैबिट, 1 पढ़ा, मार्क किए.
2 पढ़ा मार्क किया, 3 पढ़ा मार्क किया। ओके, अगर मैंने 4 पढ़ा, उसका आंसर अभी नहीं आ रहा है, तो एक छुटकू सा क्वेश्चन पेपर में स्टार करके रख दे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में कुछ लिखना मना है, बराबर है। अगर इन्विजिलेटर स्क्वाड विजिट करता है, कुछ देखता है और वो आपको बोलते हैं कि इसको इरेज करो, तो चिल्लम चिल्ली चालू नहीं कर देना, ताकि थाई करी ले जाए, तो आमज रहे से, बराबर। हाँ, लात मार के बाहर निकाल देंगे। कौन? इंस्टीट्यूट। सीधा कंप्लेन इंस्टीट्यूट में जाएगा, आपका रिजल्ट विथहेल्ड हो जाएगा, बराबर है। समझ में आ रहा है? और ज्यादा कुछ किया और कंटेम्प्ट हुआ तो बैन लग जाएगा। तो कोई भी गर्मी से बात नहीं करना उन लोगों से। ओके, बी पोलाइट। अगर वो लोग पोलाइट नहीं है तो मन को शांत रख के भी पोलाइट। ओके, क्योंकि वो लोग कभी भी अपना फ्यूचर बिगाड़ सकते हैं गलत गलत कंप्लेन करके, और ऐसा हुआ है, हमारे 3 स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है। समझ में आ रहा है? मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ, 3 स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने गलत कंप्लेन भेजा, वाई? बिकॉज स्टूडेंट मिसबिहेव विद देम। क्यों? क्योंकि 2 मिनट कम दिया था या 5 मिनट पहले पेपर ले लिया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसका वो पूरा 6 महीना बिगड़ा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने वो कंप्लेन के बेस पे उसका रिजल्ट विथहेल्ड कर दिया, बराबर है। प्लीज ऐसा कांड नहीं करना। ओके, वो लोग बोलते इरेज करो, ठीक है इरेज कर दी, गए वापस से मार। समझ में आ रहा है? लेट देयर ईगो बी सेटिस्फाइड। पेन, सिग्नेचर विथ पेन। ओके, और इधर चेक कर लेना, इनविजिलेटर का भी सिग्नेचर आपने कर दिया, आपने नहीं मींस आपके पेपर में हो गया है। ओके, समझ में आ रहा है? देखो इधर लिखा है, यूज HB पेंसिल्स ओनली फॉर मार्किंग। ये गलत है, ये सही है, जो हमने काफी प्रैक्टिस किया। सो यूज योर पेंसिल्स प्रॉपरली। ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन पेपर रिलेटेड हो गया। मैंने नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, द फर्स्ट थिंग, the scenario during exam days. ओके, पहला मेरे लिस्ट में होता है 15 minutes. Utilize it very 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 wisely in both the papers. Don't waste your time. Reach premises well before time and read the question. काफी बार ऐसा हमने सुना है कि आपको पेपर दे दिया बट आपको ओपन करने से मना करेंगे। ओके, लेट्स से एग्जाम 2 to 5 है, पेपर दे देंगे 145 को, आप ओपन करके 145 to 2 तक पढ़ सकते हैं पेपर। ओके, ये ऑफिशियल है, आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा है। तो अगर वो लोग आपको रोक रहे हैं तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये देखो इधर है 15 मिनट हमारा रीडिंग टाइम है। नॉर्मली ऐसा नहीं होगा, बस बट वर्स्ट केस सिनेरियो में जो इन्विजिलेटर है वो नया है, उसको इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ओके, 1 मिनट से ज्यादा वेट नहीं, 30 सेकंड से ज्यादा वेट नहीं करना, आप तुरंत ही पूछ लेना और पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देना। समझ में आ रहा है? फर्स्ट 2 एग्जाम्स, 3 और 4 में नहीं। ओके, सो यूज दैट 15 मिनट्स वेरी 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 वाइजली। अगर माहौल शांत है, कोई आप पे नजर नहीं रखता है, तो अंडरलाइन कर करके पढ़ लेना। ओके, और कुछ ना कुछ जो भी मन में आता है वो नोट डाउन करते जाना। बट अगर किसी ने आपको टोका, डोंट यूज पेन, ओके सॉरी, रख दिया बाजू में। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके, सो दैट 15 मिनट्स। नाउ व्हेन टाइम स्टार्ट्स द 3 hours, उसमें जो आप पेपर पढ़ने वाले हैं उसमें अंडरलाइन कर करके पेपर को फिनिश करना, कोई भी शॉर्टकट यूज नहीं करना। आई नो यू आर वेरी गुड, you have very good command on your English, but from the following information, draw up
क्या पूछा है ना उस पे फोकस करने का, जो पूछा है उस पे फोकस करो। ड्रॉ अप ट्रायल बैलेंस, ओके, इन द बुक्स ऑफ एम, ओके, एज ऑन 31 मार्च, ये मेरा बाउंड्री है, तो इसके बाद के ट्रांजेक्शन इसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। सो यू हैव टू अंडरलाइन दिस थिंग्स। इधर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन, सो मुझे अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन चाहिए फॉर द ईयर एंडेड, एंड गेन और लॉस ऑन डिस्ट्रॉइड, ओके, तो ये मुझे चाहिए, फोकस इस पे करो और फिर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। पहले क्या पूछा है उसको पढ़ो, फिर फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन को पढ़ो, तो क्या ना आपका जो दिमाग जिस डायरेक्शन में सोचने का है ना, वो डायरेक्शन में वो सोचना चालू कर देगा कि हाँ ये इंफॉर्मेशन को मैं इधर लूंगा, ये इंफॉर्मेशन को मैं उधर लूंगा, ये सेल के लिए काम आएगा, ये डेप्रिसिएशन के लिए काम आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ में आ रहा है? सो फोकस ऑन व्हाट इज आस्क्ड एंड चेक द मार्क कितने का है, ओके। डिफाइन ऑफर एंड स्टेट एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, मार्क 5, और आप लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए, आंसर खत्म ही नहीं होता है, और फिर आपने देखा अरे यार ये तो सिर्फ 5 मार्क है, मैं क्यों इतना मेहनत की है, ओके। खाली स्टेट लिखा है, एक्सप्लेन नहीं लिखा है, तो खाली पॉइंटर्स लिख के ही आ जाने का था। एक्सप्लेन लिखा होता 8 मार्क का है तो आप डिटेल में एक्सप्लेन करते हो उसको। समझ में आ रहा है? 10 मार्क का है तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 पेज तक इसको आंसर को खींचना है। अगर आंसर मेरा 1 पेज में खत्म हो रहा है तो 1 पेज, 2 पेज में खत्म हो रहा है तो 2 पेज, डोंट स्ट्रेच अननेसेसरीली। ये बीकॉम का एग्जाम नहीं है जिसमें वो लोग स्केल लेके बैठेंगे कि हाँ इतने सेंटीमीटर का आंसर है तो इतना मार्क मिला। बीकॉम में लिटरली ऐसा होता है, बराबर, आई एम नॉट जोकिंग, फाइन। उनका पेपर ऐसे ही चेक होता है इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के। अपने इधर ऐसा नहीं है, बी पॉइंट टू पॉइंट, बी वेरी परफेक्ट, बी वेरी एक्यूरेट। So read question carefully, underline it, highlight it, key points को note down करो, then focus on what is asked, then write conclusions, जो मैंने already explain कर दिया है, okay? फिर each and every step carries mark. पेपर अगर टफ आया, नरेश, पेपर अगर टफ आया या कुछ भी समझ में नहीं आया तो जितना आता है उतना लिख देने का, बराबर है? ओके, इसके साथ मेरा हमेशा एक स्टेटमेंट जाता है, कंप्लीट पेपर 100%, फुल 100 मार्क्स का पेपर लिख के आओ, फुल 100 मार्क्स का, ताकि अगर मेरा मार्क्स कटा भी तो भी मैं इतना बुद्धू नहीं हूं कि 50% से नीचे जाएगा। सब में आधा आधा मार्क मिला ना तो भी 50 मार्क आ जाएगा मेरा, बस उतना ही चाहिए मेरे को, पेपर में 50 ही चाहिए मिनिमम, बराबर है? देन स्काई इज द लिमिट। मिनिमम मेरे को 50 ही चाहिए, बट जितना लिखोगे उसका 50% समझ लो, बराबर है? 70 मार्क्स का लिखा, 80 मार्क्स का लिखा, नियर अबाउट, अगर आपने लिखने के लिए लिखा है तो, बट जो लिखा वो परफेक्ट लिखा। ऐसे भी स्टूडेंट है 60 मार्क्स का लिख के आते हैं 58 लेके आते हैं, 60 मार्क्स का लिख के आता है 58 लेके आते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स है, बराबर है? और ऐसे भी स्टूडेंट है कि जो लिखते हैं उसका 50% मिलता है, वो कैटेगरी ज्यादा है। तो इसीलिए मैं स्टूडेंट को बोलता हूं कि 100 मार्क्स का लिखो, जो वर्स्ट आता है उसको लास्ट लिखो, बट 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करो। उसमें प्रॉब्लम क्या आता है ना, सर पेपर खत्म ज ना थयो, 70 मार्क्स तो मान मान लखायो, એટલું लेंथी पेपर હતું ને कि આગળ જ ના વધ્યા। वो लेंथी क्यों लगता है? लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, ओके। ये 2 दिन में जो आप पेपर लिखेंगे ना उसमें वो ऑटोमेटिक राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, ओके। सो दिस इज माय फर्स्ट रूल, दिस इज माय फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल गोज विद सेकंड रूल। ये मैंने भी इंप्लीमेंट किया था मेरे टाइम पे, और मैं ये पिछले 13 साल से हर एक बैच में स्टूडेंट्स को बताता हूं, चाहे वो इंटर है, फाउंडेशन है, फाइनल। जितना लिखो उसमें से ऐसा लिखो कि मेरे पहले 50 मार्क्स सिक्योर हो जाए, कि ये 50 मार्क का तो मैंने ऐसा लिखा है ना तो गलत कर ही नहीं सकता है,
ओके, वर्स्ट कम वर्स्ट 40 मार्क्स, 40 to 50 मार्क्स का तो पूरे पेपर में ऐसा लिखने का कि वो मार्क्स काट ही नहीं सकता, बराबर है। सो दिस इज माय सेकंड रूल, दिस इज माय फर्स्ट रूल। सबसे पहला एम क्या, पेपर मेरा खत्म होना चाहिए 100 मार्क्स का, उसके साथ साथ मेरा एम क्या, 50 मार्क्स, 40 to 50 मार्क्स तो आराम से आ ही जाना चाहिए। ओके, फिर मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूं। समझ में आ रहा है? टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, 3 क्वेश्चन आता है, परफेक्ट आता है, 3 क्वेश्चन बोले तो 60 मार्क्स हो गया। ओके, 60 मार्क्स का शांति से लिखो, 2 घंटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रहा है? बट वो फिर 60 मार्क्स का जो लिखा ना, उसमें से 50 से 60 के बीच में लाने का। ओके फाइन। सो डोंट लीव योर पेपर ब्लैंक, अटेम्प्ट 100%। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अभी मैं लास्ट फेज पे हूं आपके ये डिस्कशन में। अपना ये जो 8 मंथ्स का जो जर्नी, सॉरी 4 + 6 10 7 या 8 मंथ्स का अपना जो भी जर्नी रहा है, ओके, इधर आके स्टूडेंट्स है ना, वो थोड़े से हिल जाते हैं। क्या, अकाउंट्स का पेपर देने के लिए गए, मान लो आपका वो पेपर सही नहीं गया, ऑनलाइन स्टूडेंट जग रहे हो ना, हाँ, मान लो वो पेपर आपका सही नहीं गया, or any damn circumstances you put your 100% and still you feel that paper is not according to your expectation kills, so remove expectation first. दूसरा, you are not here to judge your own evaluation, let paper checker judge. समझ में आ रहा है? आप अपने मार्क्स खुद नहीं देना चालू करो। एंड नंबर 3, नेवर से डाई। इंस्टीट्यूट में कभी भी हम हार नहीं मानते हैं टिल द लास्ट स्टोन इज अनटर्न्ड। पता नहीं उसमें मेरा जैकपॉट लग गया तो पहले चार पत्थर है, पहले 3 पत्थर में बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, एंड द 4th वन, इतना इजी पेपर आया इको बीसी के कि 100 में से आराम से 80 मार्क्स ला सकते। लॉटरी लग गया, लॉटरी, फिर तो बाकी के 3 में मेरे को सिर्फ 40 ही लाने के थे। समझ में आ रहा है? 43 120 और इधर 80 200, नहीं पार। समझ में आ रहा है? सो कहने का मतलब ये है, नेवर से डाई। अकाउंट्स खराब गया, भूल जाओ, इट इज अ हिस्ट्री नाउ, फोकस ऑन नेक्स्ट पेपर। स्टूडेंट इधर घर पे आके एग्जाम देना छोड़ देते, लूट गया, बर्बाद हो गया, ब्रेकअप हो गया मेरा, ऐसा सब सीन चालू कर देते। जितना दुख ब्रेकअप में नहीं होता उतना दुख उधर होता है, बराबर है? प्लीज ऐसा मत करना आप लोग के साथ। यू हैव पुट योर 8 months एफर्ट्स इन दिस, डोंट गेट इट अवे just because you couldn't attempt your first paper or second paper well. Okay, wait for third paper, if that doesn't work, wait for fourth paper। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपने तो पहले ही हार मान लिया था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले ही पेपर में हार मान लिया था, बट मैंने चारों पेपर का सामना किया एंड आई एक्सेप्टेड अ डिफीट, आई फॉट बैक एंड एक्सेप्टेड अ डिफीट। I never ran away from my war। समझ में आ रहा है? सो अगर पेपर अच्छा नहीं जाता है, ठीक है, फोकस ऑन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। बट मुझे कोई भी स्टूडेंट ये नहीं बोलना चाहिए कि सर मैं ब्लैंक हो गया इसलिए फिर मैंने एग्जाम नहीं लिया और मैंने बाकी का 3 पेपर भी नहीं लिए, बराबर है? वो मुझे क्या फर्क पड़ने वाला, बताओ? मैं इतना सारा 2 आवर्स आपका आज मैंने कीमती टाइम लिया आपके ये शेड्यूल में से, फॉर व्हाट रीजन? फाइन, जस्ट टू गाइड यू बेटर। सो वो हर लोगों के साथ हादसा होगा, 4 में से 1 पेपर या 2 पेपर टफ निकलने वाले हैं, मेंटली प्रिपेयर होके जाना, बराबर है? वो मेंटली प्रिपेयर होके जाना।
पहला भी हो सकता है, क्यूए भी हो सकता है, इको बीसीके भी हो सकता है। और आपके सामने मार्क्स है, लॉ में भी 80 to 90 मार्क्स आए हैं, अकाउंट्स में भी 95 98 मार्क्स आते हैं, क्यूए में भी 80 90 मार्क्स आते हैं, बराबर है, समझ में आ रहा है? सो मार्क्स आ सकते हैं, आप लिखो, ओके। सो डोंट लीव पेपर ब्लैंक, राइट इट 100%। एंड लास्टली 8 दिन राइटिंग प्रैक्टिस चालू कर देना, बस लिखते रहो, बस लिखते रहो, 3-4 पेन आपका खत्म हो जाना चाहिए, ओके, क्लियर है? फाइन। सो whatever I wanted to say, I have conveyed in these 2 hours. आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, ओके। इकोनॉमिक्स का जो जीके मटेरियल है उसमें इंस्टीट्यूशन की क्वेश्चंस भी दी, तो जब वो सॉल्व करे 3-4 क्वेश्चन में आता जाएगा कि ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, फिर जब बुक खोल के पढ़ने जा रहे हैं तो फिर ये सब पढ़ा हुआ फिर कंटाना मार देते हैं। ये सब तो पहले 2-3 बार पढ़ा, फिर वापस सब पढ़ के जाना, ऐसा होता है। लेकिन 3-4 क्वेश्चन ऐसा बुक हो जाता है ये कभी पढ़ा ही नहीं। सही, 3-4 क्वेश्चन का आने का प्रोबेबिलिटी कितना, यू वर्क ऑन दैट प्रोबेबिलिटी नाउ। मैंने बोला ना कि अभी वो टाइम आरएनडी करने का नहीं है, अभी 3-4 क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, आंसर के हिसाब से अभी उसको याद करो, बराबर है। अभी वो टाइम नहीं है हमारे पास कि इसका कंसेप्ट में समझने बैठूंगा, 3-4 लेक्चर देखूंगा, समझूंगा और मेरा डाउट सॉल्व होगा, ओके, यू डोंट हैव दैट टाइम। बेटर गो थ्रू ऑप्शंस पे जाओ और आंसर को भी याद कर लो, ओके। क्योंकि अभी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए भी मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ सकते, क्लियर कर सकते, टाइम आपका वेस्ट होगा, ओके। अभी उतना टाइम नहीं है, आंसर देखो, क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आता है तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके भेज देना कि सर ये क्यों ऐसा है, मैं रिस्पेक्टिव सर को मैं भेज दूंगा, ओके। ज्यादा से ज्यादा वो हम कर सकते हैं, बट अभी का टाइम आपका सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस पे ही फोकस होना चाहिए, ओके। और आपने जो 2 टेस्ट इधर लिया भी है ना, उसके भी आंसर्स हमने आपको ग्रुप में शेयर कर दिए हैं, तो वो भी आप दोबारा लिख सकते हैं आंसर्स को देख के, तो भी आपको पता चलेगा कि आपने क्या लिखा और ये आंसर्स सजेस्टेड क्या है, ओके। यू विल रियलाइज योर ओन मिस्टेक्स। पेपर सब चेकिंग के प्रोसेस में है, व्हाटएवर मे बी द मार्क्स, जस्ट इग्नोर द मार्क्स, उसमें जो कमेंट्स है ना उसमें हाईलाइट करना, ओके, जस्ट इग्नोर द मार्क्स, पास फेल इग्नोर, ओके। मेरा पर्पस आपको पास या फेल बताने का नहीं था कि आप पास हो रहे कि फेल हो रहे इधर एग्जाम में, हमारे प्रीलिम्स में मेरा पर्पस यही था कि आप इधर बैठो एग्जामिनेशन माहौल में, नंबर 1 पेपर 3 घंटे में पूरा होता है कि नहीं, नंबर 2 आप वो प्रेशर झेल पाते हो कि नहीं, एंड नंबर 3 आप कितना अटेम्प्ट कर सकते हो, ओके, लिख सकते हो कि नहीं। These are the 3 takeaways from our prelims exams, okay, clear है? So wish you all best of luck, be brave and study well, use these 13-15 hours very 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 effectively, okay, बराबर है। 31st नेक्स्ट ईयर मनाएंगे, फाइन, ओके, ओके, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस, मैंने क्यूए में हाँ, एग्जाम के बाद पार्टी। मैंने क्यूए में एमसीक्यू ट्राई किए पर उनमें मतलब 41 45 इतने ही आ रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, नाउ डोंट गो असेसमेंट बेस्ड, बराबर है, आंसर देखो अटेम्प्ट करो, आंसर देखो अटेम्प्ट करो। डायरेक्ट आंसर किया ने ये भी बताया कैसे सॉल्व करना है। एमटीपी में एमटीपी के आंसर्स होंगे, नहीं डायरेक्ट आंसर किया है, ए ऑप्शन बी ऑप्शन। अच्छा, उसका स्टेप्स नहीं पता है ऐसा, ओके, तो ऐसा कुछ है कि जिसका को डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, ओके, जस्ट लेट मी फर्स्ट स्विच ऑफ द रिकॉर्डिंग।